हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है यूपीएससी 101। आवाज़ आ रही है सभी को दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल्याणी, नीलू, सुमित सर का स्टूडेंट, पूर्वी चौहान, पूर्वी चौधरी, रोशनी, SUV, आयशा, खुशी सिंह, आदित्य, आप सबका स्वागत है यार। आपका सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। गाइज एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सो दैट एवरीबडी कैन कम एंड ज्वाइन द सेशन। सारे लोग आ सकें और हमारे साथ में इस सेशन में जुड़ सके। तो बात करेंगे दोस्तों आज के करंट अफेयर, आज यानी कि 16 दिसंबर। करंट अफेयर में क्या क्या है खास वो हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो करंट अफेयर का अपना पार्ट है इसको हम हर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट एरिया से निकाल के आपके लिए बनाते हैं। जैसे कि पूरा इंडियन एक्सप्रेस इसके लिए कवर किया जाता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB इसके लिए देखा जाता है, द हिंदू इसके लिए पूरा देखा जाता है और फिर उसके बाद में प्रयास होता है कि एक कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत किया जाए जिससे आपकी यूपीएससी की तैयारी जो है वो बेहतर और सकारात्मक ढंग से हो सके। तो प्रयास यही होता है कि इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ना ना पड़े। अगर आप चैनल पे लगातार बने हैं तो आपको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना भाई, तो आप इन चैनलों से बच नहीं सकते हैं, मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। ये जो चैनल है इनका नाम है ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101 और NCERT 101। इन सारे चैनल के माध्यम से ना आप डायरेक्टली मेरे साथ में कनेक्ट हो जाओगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे से, ठीक है, तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब ऑल दीज चैनल्स। इन सारे चैनल को आप एक बार जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यही नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है अनअकैडमी ऐप पर, तो यहां पर जुड़ने के लिए भी आप मुझे सुमित कुमार के नाम से क्या करोगे, फॉलो करोगे। अच्छा, जैसे आप एक बार मुझे फॉलो कर लोगे ना, उसके बाद मैं आपको बता दूं, कोई भी क्विज हो आपकी, कोई भी स्पेशल क्लास हो आपकी, या कोई भी आपका प्लस कोर्स हो, ये सारी जो चीजें हैं आपको मिल जाएंगी। एंड साथ ही साथ ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप मेरे से जुड़ेंगे मेरा कोड याद रखना है आपको, सुमित10 आप यूज करेंगे, आपको मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट एंड अश्योर्ड गाइडेंस बाय मी। मैं खुद आपको इस पूरी यूपीएससी की प्रोसेस में गाइड यहां पे करने वाला हूं। साथ साथ दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, सो इस टेलीग्राम चैनल को भी जाकर क्या कर लीजिएगा, एक बार फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि सारी PDF जो है आपको यही मिलेगी। मुझे पता है 2 दिन की PDF आपको नहीं मिली है, मैं PDF दे दूंगा महाराज। कमेंट बॉक्स में उत्पाद मत मचाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगर तैयारी आप कर रहे हैं यूपीएससी की, तो ये डिस्काउंट ऑफर है 16 तारीख, यानी कि आज लास्ट डेट है, वैलिड रहेगा। आज के बाद ये खत्म होने वाला है, मैं आपको बता दूं, इज द लास्ट डे है ना। प्लस कॉम्बो आपको मिल रहा है सिर्फ 55,000 रुपए के अंदर में, वो भी 18 महीने का, ठीक है। कितने महीने का दोस्तों, 18 मंथ का प्लस कॉम्बो, एंड यू आर गेटिंग इट ओनली, ठीक है, ओनली विद अ प्राइस, अमेजिंग प्राइस ऑफ 55,000, ठीक है, 55,000 रुपए। लेकिन अगर आप 1 साल का लेना चाहते हैं तो भी मिल रहा है आपको, वो भी 50,000 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, बट 18 महीने वाला मेरे हिसाब से बेस्ट है। आइकॉनिक कॉम्बो की बात करें दोस्तों, 1,05,000 का जो आपको सिर्फ मिल रहा है 70,000 रुपए के अंदर में। यहां डिस्काउंट देखेंगे तो 26,000 रुपए का, यहां डिस्काउंट देखेंगे तो 35,000 रुपए का। तो जाओ यार दोस्तों, बिना देर किए, जिन बच्चों को जुड़ना है, आगे तैयारी करनी है, जिन्होंने सोचा हुआ है, प्लान किया हुआ है, मेरे हिसाब से उनके लिए दोस्तों ये बेस्ट डील है। सो जाएंगे, आप कोड लगाएंगे सुमित10, जाके क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों अभी CSE एश्योर भी चल रहा है। CSE एश्योर का मतलब है आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, तो आपको 1 साल का और मिल जाता है, ठीक है। ये CSE एश्योर है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है, मेरा कोड सुमित10, ठीक है। 2 साल आपको पेमेंट करना है और बदले में आपको 3 साल की तैयारी जो है अकेडमी की तरफ से कराई जाएगी। यही नहीं दोस्तों, साथ ही साथ देखो, जब भी आपके पास कॉल आए, आपसे बातचीत हो, तो आप उनको बता दीजिए कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूपीएससी 101 पे लगातार, और आप सुमित10 कोड से ही जुड़ना चाहते हैं। इस बात को मेक श्योर करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो पहला टॉपिक है आज का हमारा, वो ज्योग्राफी से है, GS पेपर 1 और GS पेपर 2 से भी है समहाउ रिलेटेड। अभी क्योंकि आपको पता है दोस्तों, चाइना के साथ जो हमारे संबंध हैं वो बिगड़े हुए हैं दोबारा से, है ना। त्वांग जो हमारा सेक्टर है, वहाँ पर ईस्टर्न त्वांग के अंदर में यानसे जो रीजन है, वहाँ चाइना की जो आर्मी है PLA, उन्होंने स्टेटस क्यो को चेंज करने का प्रयास किया है। मतलब जो बाउंड्री लाइन थी ना, वो उनको चेंज करने का कोशिश कर रहे थे, है ना। अब उस पर इससे संबंधित जो है, चाइना से संबंधित हमारे अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या भारत जो है सक्षम है चाइना को अवॉइड करने में? क्योंकि गलवान वैली के समय जो इंसिडेंट हुआ था
उस समय ज़रूर भारत का जो ट्रेड था, इंपोर्ट था, वो डिक्रीज़ हुआ था चाइना से, लेकिन उसके बाद लगातार भारत चाइना से इंपोर्ट बढ़ा रहा है। भारत का जो इंपोर्ट है लगातार बढ़ रहा है। उसके ऊपर भी मैं आज दिन के अंदर में आपके साथ में एक स्पेशल सेशन रखने वाला हूँ, एक स्पेशल क्लास में आपके साथ में करने वाला हूँ कि क्या भारत चीन से जो इंपोर्ट है, जो करता है, क्या उसमें हम आत्मनिर्भरता अभी है या अभी भी हमारी डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। अब अलग अलग आयाम जो है इसके ऊपर आएंगे, एनालाइज आपको करना पड़ेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चाइना। देखो संबंध तो हमारे अच्छे होने वाले हैं नहीं चाइना से, है ना। देखो जलता है यार, वो चिढ़ता है, और चाइना देश ही ऐसा मक्कार है, ठीक है, उसने हर जगह ऐसा ही किया है, मैं आपको बता दूं। तो ऐसे में क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो ये लगातार सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सवाल किससे पूछे जाएंगे, ये सवाल पूछे जाएंगे सरकार से सवाल पूछे जाएंगे हमारे मिनिस्टर से, क्योंकि अभी चल रहा है विंटर सेशन, ठीक है, शीतकालीन सत्र। तो ऐसे में लाजमी है सवाल पूछे जाने। तो अभी सवाल पूछा गया पार्लियामेंट के अंदर में, और एक रिटर्न रिप्लाई के अंदर में जो हमारे मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने बताया कि देखो भाई, हम चाइना पे कोई रेयर अर्थ मिनरल के लिए डिपेंडेंट नहीं है। अब ये रेयर अर्थ मिनरल क्या होते हैं, देखो जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, सुना हुआ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर में जो लेंथेनाइड सीरीज के होते हैं ना, लेंथेनाइड, येट्रियम, ठीक है, स्कैंडियम, उसके बाद में ये, ठीक है, ये 15 ये मिनरल्स हैं, और ये 16 और ये 17, कुल मिला के 17 ऐसे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, मिनरल गलत बोल रहा हूँ, एलिमेंट्स, ये एलिमेंट 17 एलिमेंट्स है जिनको हम रेयर अर्थ मिनरल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर रेयर अर्थ मिनरल, इसका मतलब तो बहुत रेयर मिलते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये पृथ्वी के अंदर में अबंडेंस में पाए जाते हैं, भरपूर मात्रा में होते हैं। लेकिन पहले क्या था ना, ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलते थे, और टेक्नोलॉजिकली इनको एक्सट्रैक्ट करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता था, और चाइना ने इसमें महारत हासिल कर रखी थी। तो कुछ समय पहले 90% रेयर अर्थ मिनरल का जो सारा भाग है वो सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सट्रैक्ट करता दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ चाइना एक्सट्रैक्ट करता था, है ना। लेकिन उसके बाद अभी जो है कोऑर्डिनेशन भी है इसके अंदर में, उनको समझ में आ गया भाई चाइना की मोनोपोली नहीं होने दे सकते हम, तो उन्होंने भी इसको निकालना शुरू कर दिया है ना। ये जो रेयर अर्थ मिनरल है ना दोस्तों, इनकी कई सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से इनका उपयोग बहुत होता है। चाहे आप देख लो स्पेस सेक्टर के अंदर में, चाहे आप देख लो सैटेलाइट में, कम्युनिकेशन में, ठीक है, चाहे आप कंप्यूटर की बात कर लो, चाहे डिफेंस की बात कर लो, इनका बहुत वाइड एप्लीकेशन है ना। अब भारत की बात करते हैं, क्या भारत के अंदर में, ठीक है, इस प्रकार की चीजें हैं कि हम रेयर अर्थ मिनरल एक्सट्रैक्ट कर पाए दोस्तों। इस बार लास्ट ईयर यूपीएससी ने एक सवाल भी पूछा था मोनोजाइट सैंड के ऊपर में, ठीक है। तो दोस्तों भारत के अंदर में दुनिया का 5वां सबसे लार्जेस्ट रिजर्व है। अगर मैं रेयर अर्थ मिनरल की बात करूं तो भारत के पास में इतने में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं कि हम दुनिया के 5वें नंबर पे आते हैं, ठीक है। वी आर द 5th लार्जेस्ट वी हैव द 5th लार्जेस्ट रिजर्व, ठीक है। पूरी दुनिया में हमारे पास 5वां सबसे बड़ा रिजर्व है, किसका दोस्तों, 5th लार्जेस्ट रिजर्व है हमारे पास में रेयर अर्थ मिनरल का, है ना। भारत में रेयर अर्थ मिनरल कैसे हम निकालते हैं, देखो इंडिया में मोनोजाइट सैंड जो है वो मेन सोर्स है किसका इसका रेयर अर्थ मिनरल का, और वो हमारे कोस्टल एरिया में भरपूर मात्रा में। अच्छा, सिर्फ कोस्टल एरिया में ही नहीं, तटीय इलाकों में ही नहीं दोस्तों, आपका जो इनलैंड एरिया है, ठीक है, जैसे राजस्थान, गुजरात का भी इनलैंड एरिया, झारखंड का रिवराइन एरिया, छत्तीसगढ़ का रिवराइन एरिया, नदी के आसपास भरपूर मात्रा के अंदर में हमें मोनोजाइट सैंड मिलती है, जिससे हम रेयर अर्थ मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले भारत के अंदर में ऐसा था कि रेयर अर्थ मिनरल जो हैं वो हम प्राइवेट कॉर्पोरेट्स जो हैं वो उनको निकालते थे, बट अब हमने बिल्कुल गवर्नमेंट की मोनोपोली कर रखी है इसमें। गवर्नमेंट का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है, जो सारे के सारा जो मोनोजाइट सैंड है उसको निकालता है और फिर उसमें से रेयर अर्थ मिनरल जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये तो रहा मुद्दा दोस्तों किसका, रेयर अर्थ मिनरल का, रेयर अर्थ मिनरल की बात रही। अब आगे थोड़ा सा इसके ऊपर में बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये पीआईबी में आया था, देखो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऐसा कहा है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये क्लियर हो गया होगा आपको कि रेयर अर्थ मिनरल पे जो मैंने पूरी कहानी बताई है ना। मिनरल भले ही मैं रेयर अर्थ बोल रहा हूं, लेकिन रेयर अर्थ इसलिए नहीं है कि ये मिलते नहीं है भरपूर मात्रा में है, पर इनको निकालना ना टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा मुश्किल था पहले, ठीक है। अब तो खैर हम निकाल रहे हैं बहुत अच्छे से, बट अर्लियर इट वाज डिफिकल्ट फॉर अस, दैट्स व्हाई इनको हम रेयर अर्थ मिनरल के नाम से जानते थे। गाइज अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखो समझ ली आपने कहानी, सर बहुत बढ़िया हो गया। अब क्या आगे बढ़ जाना चाहिए, नहीं भाई, अभी देखो मेन गेम तो अभी है ना।
आप हो देखो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र, आप एसएससी की तैयारी, आप स्टेट पीसीएस भी मैं चलो कह ही दूंगा, ठीक है, उसके अलावा जो छोटे एग्जाम है आप उनकी तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आपको चाहिए कंटेंट, ठीक है। कल को आपको अगर लिखना आ जाए तो आप कैसे लिखोगे, तो आपको कंटेंट चाहिए, और कंटेंट पर्सपेक्टिव से ही दोस्तों देखो मैं आपको एक नई दिशा में ले जा रहा हूं, इसीलिए हमें इसको डिटेल से पढ़ना पड़ता है बच्चों। जीएस पेपर 2 का भाग हो गया, अभी जीएस पेपर 1 और 2, ठीक है, जीएस पेपर 1 और 2। जीएस पेपर 1 में तो हम पढ़ते हैं मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेस, कि हमारे पास कौन कौन से खनिज होते हैं और कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेस पाए जाते हैं हमारे पास, भारत और इसके नेबरहुड, इंडिया और इसके पड़ोसी देश दोस्तों, एंड गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी, सरकार की क्या प्लान और पॉलिसी रहती है। सो दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये हम जाके यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ ऋतिक सिंह, मैंने आपको कल भी बताया था, आप मुझे मेल कर दीजिए, अगर आपने कर दिया है मेल तो आप एक काम करना, इस क्लास के तुरंत बाद एक बार मेल मुझे और कर देना, ठीक है, जैसे क्लास खत्म हो, है ना, यानी कि आप 11 बजे के आसपास एक मुझे मेल कर देना, मैं तुरंत आपको उस टाइम पे ऐड कर दूंगा, ठीक है, 11 बजे आप मुझे एक बार मेल कर देना। अच्छा बात करते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की। रेयर अर्थ मिनरल्स में क्या है, देखो अभी रिटन रिप्लाई के अंदर में क्वेश्चन पूछा था लोकसभा के अंदर, तो हमारे जो मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि भाई भारत चाइना के ऊपर में रिलाई नहीं कर रहा, ठीक है, दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के ऊपर हम चाइना के ऊपर में निर्भर नहीं है, भारत के पास खुद की कैपेसिटी है, हमारे पास कैपेसिटी भी है और कैपेबिलिटीज भी है। आज हमारे देश के अंदर में है मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल, तो रिसोर्स भी है, हमारे पास उनको एक्सट्रैक्ट करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज दोनों चीजें हैं। भारत में उच्च शुद्ध आरआई ऑक्साइड से, आरईई ऑक्साइड से, यानी कि आपका ऑक्साइड्स के खनन, प्रसंस्करण और निष्कर्षण, शोधन और उत्पादन के संदर्भ में क्षमता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हम प्योर आरई का मतलब है रेयर अर्थ ऑक्साइड से हम भरपूर मात्रा के अंदर में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो निकाल सकते हैं। अब ये देखो रेयर अर्थ मिनरल होते कौन से हैं, इनको हम लेंथेनाइट सीरीज भी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट सीरीज। मैंने अभी बताया हमारी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, हमें पहले पढ़ाई जाती थी हलीना कब्र से फरार, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, ठीक है, सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानवर, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, हमें पढ़ाया गया था। मेरे एक टीचर थे ललित हुड्डा, उन्होंने बहुत अच्छे से केमिस्ट्री सिखाई थी यार, इज़ लाइक अमेजिंग टीचर, ठीक है, उनसे अच्छा टीचर मैंने शायद ही कोई ज़िंदगी में देखा हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत अमेजिंग टीचर थे यार, ज़बरदस्त टीचर थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, शायद आज भी पढ़ाते हैं, ठीक है, रोहतक हिसार साइड में शायद आजकल वो पढ़ाते हैं, ठीक है, अमेजिंग टीचर यार। आपके बच्चे हों तो पढ़वाना उनसे, ठीक है, जब आप लोग बड़े हों बच्चे हों तो उनसे केमिस्ट्री जरूर पढ़वाना, इज़ अमेजिंग टीचर, फैबुलस टैलेंट यार। तो ये हमने बोला दोस्तों ये लेंथेनाइट सीरीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे कुल मिला के आप गिनोगे तो 15 ये हैं लेंथेनाइट से, और 2 इससे अलग होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, लेंथेनाइट जैसी होती है, सॉरी इन जैसी होती है। रेयर अर्थ मिनरल क्या होते हैं दोस्तों, मैंने बताया ये 17 मेटालिक मिनरल्स होते हैं। ध्यान रखना, मेटालिक मतलब ये धात्विक तत्व होते हैं। ये जो होते हैं इसमें 15 लेंथेनाइट सीरीज होती है पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, साथ साथ में 2 यहाँ पर एक स्कैंडियम होता है और एक होता है यट्रियम, है ना। लेंथेनाइट के 15 तो मैंने बता दिया आपको, है ना, आप गिन लो 15, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 15 हो गए, और 2 और होते हैं यट्रियम और स्कैंडियम, ठीक है, यट्रियम और स्कैंडियम, इनको हम बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज। ये इसके बाद में काउंट करते हैं हम यहाँ से, इनका ये नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर, तो ये 55 से लेके 71 तक होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। इनको हम रेयर अर्थ कहते हैं इसीलिए नहीं कि इसमें ये मिलते बहुत कम है, नहीं, पहले टेक्नोलॉजिकली अगर हम बात करें, ठीक है, इनको इनके ऑक्साइड से निकालना ना थोड़ा सा मुश्किल होता था, ठीक है, तकनीकी रूप से, लेकिन अभी हम बढ़िया से कर रहे हैं, ठीक है। दे आर रेयर, दे आर एक्चुअली फाउंड रिलेटिवली अबंडेंटली इन द अर्थ। अब ये मत सोचना ये पृथ्वी के कोर के अंदर भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, तो ऐसा नहीं है कि ये है नहीं इसलिए हम इनको रेयर बोल रहे हैं, ना भाई, ठीक है, भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। अब आपसे लिस्ट में पूछूं, ठीक है, यानी कि रेयर अर्थ मिनरल की लिस्ट, तो ये 17 है, ठीक है, ये ध्यान रखना, सेरेमियम, ठीक है, उसके बाद में आपका डाइसोपोरियम, ठीक है, इरिबियम, उसके बाद में यूरोपियम, उसके बाद में आपका गैडोलिनियम, ठीक है, आपका होल्मियम। बेसिकली आपको ये सीरीज याद रखनी है, ठीक है, बस यहाँ से आपको याद रखना है, ये लेंथेनॉइड का यहाँ से यहाँ तक, और ये स्कैंडियम और यट्रियम, है ना। कोई भी आपसे मतलब पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, 17 नाम है कुल, दीज आर द 17 नेम्स, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। अब सर इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सर प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़बरदस्त है इनके पास में, इनके पास कुछ यूनिक मैग्नेटिक एंड लुमिनिसेंट प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ इनके पास में होती हैं, इसीलिए यार
ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। ये लुमिनिसेंट और अद्वितीय चुंबकीय और इलेक्ट्रोकेमिकल गुण होते हैं इनके अंदर। इस प्रकार से यार ये आधुनिक तकनीकी में इनका उपयोग जबरदस्त किस्म से हो सकता है। They used in the productions in a huge number of sectors, including renewable energy, technology, network and communications, electronics and communications, oil refineries, defense and glass technology। मतलब हर जगह भरपूर मात्रा में आप जिस सेक्टर का नाम लोगे ये उसी सेक्टर के अंदर में काम में लाए जाते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट जो होते हैं, दे आर यूज्ड इन स्पेस शटल्स कंपोनेंट्स। जो स्पेस में हम कुछ कुछ भेजते हैं ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे जेट इंजन हो गया, टरबाइन हो गया, ड्रोन हो गया, सब में इनका इस्तेमाल होता है। सेरमियम जो है, जो अभी मैंने बताया था इसका, सेरमियम जो है ये इतना ज़्यादा मतलब यूज़ होता है आपका, ठीक है। नासा का जितना भी स्पेस शटल प्रोग्राम है उसमें सेरमियम का इस्तेमाल हम करते हैं और ये मिलता भी काफ़ी अच्छी मात्रा में, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल भी जाता है। अब बात करते हैं सर प्रोडक्शन की। कितना प्रोडक्शन हम करते हैं किसका दोस्तों? रेयर अर्थ मिनरल का। इस पे आ जाते हैं, इस मुद्दे पे चर्चा कर लेते हैं। तो जो रेयर टेक्नोलॉजी अलायंस है RETA, ये दुनिया के अंदर एक ग्रुप है, अलायंस है जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इनके बारे में डील करता है। तो इनका मानना है कि लगभग आप मान के चलो, ठीक है, कि 1 लाख से लेकर 1,10,000 टन के आसपास हम हर साल दुनिया भर के अंदर में रेयर अर्थ मिनरल प्रोड्यूस करते हैं। 1 लाख से लेकर 1,10,000 टन तक हम प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, आज के टाइम में चाइना इसका 60% भाग प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि अगर मैं बात करता हूं दोस्तों पहले का, तो पहले चाइना ही अकेला 90% प्रोड्यूस कर रहा था। बाकी जो है, बाकी की जो क्वाड कंट्रीज हैं, हमारे दुनिया के देश हैं, उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। चाइना जो है उसके पास लार्जेस्ट रिजर्व है आज के टाइम पे, ठीक है। 37% पूरी दुनिया का अगर हम रेयर अर्थ मिनरल की बात करें तो वो चीन के पास है। उसके बाद ब्राज़ील का नंबर आता है, फिर वियतनाम का आता है 18%, और ब्राज़ील भी 18% है। रशिया के पास 15% है, एंड रिमेनिंग जो है वो 12% बाकी दुनिया के देशों के पास है। भारत भी है इसमें, भारत 5वें नंबर पे आता है। इंडिया की बात करें तो हमारे पास दुनिया का 5th लार्जेस्ट रिजर्व जो है वो पाया जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। भारत के अंदर में जो माइनिंग और प्रोसेसिंग है दोस्तों, वो की जाती है किसके द्वारा? IREL इंडिया लिमिटेड के द्वारा। पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? इसको हम इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के नाम से जानते थे। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आती है। तो सारा का सारा यही बेसिकली प्रोडक्शन यही करती है। पहले होता था कि हमारे देश के अंदर कुछ प्राइवेट प्लेयर होते थे जो इसको एक्सट्रैक्ट करते थे, बट आज हमने टोटल मोनोपोली दे रखी है किसको दोस्तों? IREL लिमिटेड को। सारा का सारा रेयर अर्थ मिनरल यही एक्सट्रैक्ट करते हैं आज अगर हम बात करें तो, ठीक है। इंडिया जो है हैज ग्रांटेड गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, जैसे मैंने बताया IREL इज द टोटल मोनोपोली प्राइमरी मिनरल्स के ऊपर, तो यही एक्सट्रैक्ट करते हैं भारत के अंदर में। और हम जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं दोस्तों, इसको मोनोजाइट बीच सैंड से, जो हमारे बीच के ऊपर मोनोजाइट सैंड पाई जाती है भारत के कई सारे कोस्टल एरियाज के अंदर में, वहां से मुख्यतः हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिजर्व कितने हैं भारत के अंदर में, कितना है, कितनी मात्रा के अंदर में भारत के अंदर में ये उपस्थित है। तो देखो कुल मिला के अगर मैं बात कहूं तो 13.7 मिलियन टन हमें इन सीटू मोनोजाइट मिलता है, ठीक है, जिसके अंदर लगभग 55 से लेके 60% के आसपास आपको रेयर अर्थ मिनरल मिल जाता है। जो मोनोजाइट सैंड है ना हमारी, उसमें 55 से 60% टोटल जो है हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट हमारे पास होते हैं। दीज रिसोर्सेज अकरिंग इन द कोस्टल बीच प्लेसर सैंड्स इन द पार्ट ऑफ केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, ये सब मिलते हैं। इसके अलावा अगर इंटीरियर पार्ट में बात करें तो झारखंड में, वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में, है ना। आप देख रहे हो अभी एक क्वेश्चन आया भी था पिछले साल, मैं अभी उसको दिखाऊंगा। तो अगर हम देखें, देखो तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये तो कोस्टल एरिया में तो है ही है। इसके अलावा इनके जो इंटीरियर पार्ट है, हमारे आंतरिक भाग हैं, जैसे झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर भी ये उपस्थित होते हैं। कुल मिला के 7,37,283 टन रेयर अर्थ मिनरल एलिमेंट जो होते हैं वो आपके कहाँ पर मिल रहे हैं दोस्तों? अहमदनगर एरिया में, छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, यहाँ पे भी इंटीरियर पार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो भाटीखेरा एरिया जो है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का राजस्थान के अंदर में, वहां पे भी 36,945 टन के आसपास रेयर अर्थ मिनरल हमें मिलते हैं। 2000 टन के आसपास हमें हैवी मिनरल जो हैं, जो मुख्यतः जिनके अंदर में जेनोटाइम मिलता है। जेनोटाइम क्या है सर? एक फॉस्फेट मिनरल है यट्रियम का, ये भी रेयर अर्थ मिनरल में काउंट होता है। ये भी हमें कहाँ मिलता है?
छत्तीसगढ़ के अंदर और झारखंड के अंदर मिलता है। अब दोस्तों ये मिनरल्स का पार्ट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी यहां से सवाल पूछता है। अब बात करते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च की, ठीक है। रिलेटेड सर्च में क्या करना है दोस्तों, देखो पहली सबसे बड़ी बात, एक मल्टीलेटरल मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हुई थी, जिसको हम एमएसपी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये जो पार्टनरशिप थी इसी चक्कर में हुई थी कि सारा का सारा आज के टाइम पे जो रेयर अर्थ मिनरल है ये सबका सब कंसंट्रेट है कहाँ पर दोस्तों, चाइना के अंदर। चाइना की मोनोपोली थी एक समय पे, लेकिन अब अगर हम बात करें तो धीरे धीरे ये अलायंस बन गई है। तो इसका उद्देश्य यही है कि दुनिया के बाकी जो देश हैं, ठीक है, वो भी अपना प्रोडक्शन करें और चाइना पे जो डिपेंडेंस है हमारी वो कहीं ना कहीं कम कर पाए हम। इंडिया रेयर अर्थ मिशन, भारत का भी एक रेयर अर्थ मिशन है, हमने भी एस्टैब्लिश कर दिया है। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट 2021 पिछले साल हमने किया था एक्ट पास, जिसका उद्देश्य यही था कि भारत के अंदर में भी हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, हमारी जो माइनिंग सेक्टर है मजबूत हो, हम अपने माइनिंग सेक्टर को सस्टेनेबल बना पाएं, ठीक है। उसके लिए हमने अमेंडमेंट जो है ये पास किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रीलिम्स में आपसे सर क्या पूछा जा सकता है, देखो प्रीलिम्स में सीधी बात है, क्या होते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या होता है, कितना दुनिया का प्रोडक्शन होता है, दुनिया में कितने रिजर्व पाए जाते हैं इसके, इंडिया के अंदर में कितना रिजर्व है और कितना प्रोडक्शन भारत के अंदर में हम बेसिकली रेयर अर्थ मिनरल का करते हैं, और इंडिया का जो रेयर अर्थ मिशन है, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच कैन बी आस्क्ड टू इन द प्रीलिम्स। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों यूपीएससी की, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत या नहीं होनी चाहिए आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। कंप्लीट मैंने इसको समझा दिया है, कंटेंट आपके पास में आ जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ओके की रिपोर्ट, ठीक है, करिए। और अगर नहीं है समझ में आया, कोई दिक्कत है, तो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्तों। हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, देखो वीडियो लाइक जरूर कर दो यार। आधे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। अगर आपने कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अगर नहीं किया है मालिक तो थोड़े से भाग खोल दो मेरे सुबह सुबह, और वीडियो को लाइक और शेयर एक बार ज़रूर कर दो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। अब एक सवाल दे देता हूं मैं आपको। सवाल ये है, ये इस बार आया हुआ था सवाल 2022 के अंदर में, जो प्री पूछा आया था उसमें ये सवाल पूछा गया था। पहला था मोनोजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल। कह रहा कि मोनोजाइट रेयर अर्थ मिनरल का एक सोर्स होता है पहला, ठीक है। लाइक कर दो यार वीडियो को प्लीज़। मोनोजाइट जो है इट कंटेन्स थोरियम, मोनोजाइट के अंदर में कह रहा है थोरियम भी होता है, ठीक है। अभी मैंने लेंथेनाइट सीरीज आपको बताई, उसमें क्या हमने थोरियम का जिक्र किया था, ठीक है, वही आपको ध्यान रखना है। सॉरी, मोनोजाइट में थोरियम भी होता है। मोनोजाइट जो है इट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन इंडिया। कह रहा भारत का जो पूरा एंटायर कोस्टल एरिया है उसके अंदर में मोनोजाइट पाया जाता है, ठीक है। आपको इस पर भी सोचना है, क्या हमने कर्नाटक का नाम लिया था, ठीक है, क्या हमने बोला था कर्नाटक उड़ीसा में पाया जाता है, तो आपको सोचना है। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट द मोनोजाइट। कह रहा भारत के अंदर में सिर्फ और सिर्फ केवल गवर्नमेंट बॉडी इस पे काम करती है। अब इसमें कौन सा सही है, ए, बी, सी या डी? जल्दी बताएंगे इसमें कौन सा सही है, फटाफट से आप इसमें बताओ मुझे कौन सा इसमें सही होगा आपके हिसाब से। बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसका सवाल है बी, जवाब है बी, ठीक है, बी सही है। तीसरा गलत है यार, मैंने आपको हिंट भी दे दिया था। हमने कहाँ नाम लिया था कर्नाटक का, हमने कहाँ नाम लिया था उड़ीसा का। तो पूरे इंडिया में नहीं मिलता भाई, और कोस्टल एरिया में ही नहीं, इंटीरियर पार्ट में भी मिलता है। दैट्स वाई जो तीसरा है ये गलत हो गया है, पहला, दूसरा और चौथा सही है हमारे पास। तो ये यूपीएससी का आया हुआ सवाल है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं देखो यूपीएससी की तैयारी तो बढ़िया ऑफर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो प्लस कॉम्बो है, यानी कि जिसमें जीएस प्लस ऑप्शनल आपको मिल रहा है, बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, लाइव टेस्ट क्विज होगी, इंटरैक्टिव लाइव सेशन। ये 18 महीने का यानी कि 18 मंथ का आपको सिर्फ और सिर्फ 55,000 में मिल रहा है।
लेकिन इससे भी कम करना चाहते हैं तो 1 साल का ले सकते हैं और वो है 50,000 रुपये के अंदर में, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ में दोस्तों आइकॉनिक कॉम्बो है जिसमें जीएस प्लस में ऑप्शनल, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, ये 1,05,000 रुपये का है जो आपको 70,000 रुपये के अंदर मिलता है। कई बच्चे को लगता है कि सर बड़ा महंगा है, क्योंकि आजकल मार्केट में ना अफोर्डेबिलिटी का एक नाटक चल रहा है, ठीक है। ट्रस्ट मी गाइज, एक जब क्वालिटी होती है ना तो उस चीज़ का एक प्राइस होता है। देसी घी जो है ना वो 1,000 रुपये किलो मिलता है, उसमें भी फैट होता है। और अगर तेल की बात करें उसमें भी फैट होता है ना। सब्जी तेल में बन जाती है, सब्जी देसी घी में बनती है, तो अलग अलग चीज़ होती है ना, क्वालिटी होती है उसकी। तो थोड़े दिनों में खैर ये जो ड्रामा है अफोर्डेबिलिटी वाला ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी आप बेटर जानते हो, देखो आपको क्या करना है, ठीक है। बेटर आप लोग जानते हो, आपकी इच्छा रहेगी सारी की सारी कि आप क्या करना चाहते हो। तो गाइस बस ध्यान रखना है, ये ऑफर आज तक वैलिड है और आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड रहेगा सुमित10। CSC एश्योर भी चल रहा है, आप यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे 1 साल का आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। बस इसमें भी आपको ध्यान रखना है मेरा कोड रहेगा सुमित10 जो आप यूज़ करेंगे। अगला जो टॉपिक है ना दोस्तों हमारा वो है सर्विकल कैंसर का, है ना। बात करेंगे किसके बारे में, सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर जो है दोस्तों ये एक बढ़ता हुआ खतरा है दुनिया की महिलाओं के लिए। हालांकि जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने इसके लिए एक वैक्सीन भी जारी की थी, सैरावैक, और वो अभी इस साल से मिलने लग जाएगी। ये सैरावैक अगर हम लगाएंगे ना, ठीक है, अगर हम जो हमारा जैसे हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था तो उसके तहत में भी हमने बहुत सारी वैक्सीन्स जो है दुनिया हम भारत में लगा रहे हैं। तो अगर भविष्य के अंदर में हम सैरावैक भी महिलाओं को देंगे ना तो यार वो इस प्रकार के जो है बीमारी से वो बच सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये जो आपका सर्विकल कैंसर है ये किसको होता है। देखो महिलाओं को ये सर्विकल कैंसर होता है और ये जो कैंसर होता है ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है HPV, उसकी वजह से ये वायरस जो है बेसिकली ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसकी वजह से सर्विकल कैंसर होता है। होता कहाँ है सर, देखो जो यूट्रस का पार्ट है, ये यूट्रस होता है, ठीक है, जिसको हम बच्चादानी कहते हैं। यूट्रस प्लस में जो वेजाइना जहाँ पे कनेक्ट होती है, यूट्रस का जो नीचे वाला भाग है ये वाला, तो यहाँ पर बेसिकली इस एरिया के अंदर में कैंसर होती है ना। इसके कोई प्री सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते कि पहले आपको कुछ पता चल जाएगा, नहीं पता चलता है, ठीक है। बाद में जब ये धीरे धीरे ज़्यादा होने लगता है तो ठीक है वेजाइनल ब्लीडिंग होना, उसके अलावा इंटरकोर्स के टाइम पे पेन होना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ये सब इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। इनिशियल लेवल पे हो सकता है क्योंकि ये इन्फेक्शन से फैलता है तो उसके टाइम पे कुछ फॉल्स स्मेल वगैरह आए, ठीक है, या कुछ वाटरी या वाइट डिस्चार्ज उस टाइम पे हो, तो दैट इज़ द ओनली इंडिकेशंस जो इसके अंदर में आपको पता चलती है, ठीक है। और इसकी वजह से जब यहाँ पर ये जो टिश्यूज़ हैं, ये यहाँ का पार्ट इसने जूम करके दिखाया यहाँ पर, ये इस प्रकार के जब टिश्यूज़ जो बनने लग जाते हैं, यूजुअली HPV जो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, तो जब ये वायरस चला जाता है तो उसके बाद होता क्या है कि हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ना उसमें इतनी पावर होती है कि इसको एक्टिव नहीं होने देता, इसको कहता है कि भाई चुपचाप पड़ा रहे, ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता शॉर्ट टर्म में। बट ये वायरस इतना मतलब घटिया किस्म का है कि ये मतलब होता है ना ढीठ, वो वहीं पड़ा ही रहता है। और जब वो पड़ा रहेगा तो कुछ समय के बाद में दोस्तों धीरे धीरे लंबे समय तक अगर ये इन्फेक्शन रह जाता है तो यहाँ जो सर्विक टिश्यूज़ जो हैं वो कैंसर टिश्यू में बदलने लग जाते हैं। और ये एक बड़ा खतरा है दोस्तों दुनिया के लिए। 2020 के अंदर में पूरी दुनिया में 6 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं हमें देखने को मिले हैं और बहुत भारी मात्रा में इससे मोर्टेलिटी भी हुई है। महिलाओं के अंदर रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, मतलब जो हम बात करें कि जिस टाइम पे बच्चा हो सकता है महिलाओं में, उस समय अगर मैं बात करूं तो ये वाले कैंसर से जो है महिलाओं की दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जान जाती है, सेकंड मोस्ट, ठीक है। ये डेंजरस कैंसर है महिलाओं के अंदर में जो ये होता है, बट ये पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल है। अभी पिछले साल हमने वैक्सीन डेवलप की है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, और जल्दी हम उसको जो है मतलब ले भी आएंगे और फिर जो है इससे पूरा इलाज हो सकता है। वो अगले उसमें देखोगे आप तो वो होने भी हो जाएगी, स्टार्ट भी हो जाएगी, ठीक है। तो WHO सर्विकल कैंसर टारगेट स्टिल डिस्टेंट, लांसेट की स्टडी, अब लांसेट स्टडी में ये बात आई है तो एक बार देख लेते हैं। प्यारे बच्चों GS पेपर 2 का भाग है ये, इशू रिलेटेड टू द हेल्थ। पहले मैं आपको स्टडी बताता हूं। मोर देन 6 लाख नए केसेस आए हैं जिसमें से 3,40,000 महिलाओं की डेथ हुई है पूरी दुनिया के अंदर 2020 के अंदर में, ठीक है।
एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी पब्लिश्ड इन लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जनरल। तो ये मैं अपने से नहीं बता रहा, एक स्टडी पब्लिश हुई है और उसके बाद में जो इंडियन एक्सप्रेस है इसके अंदर में आर्टिकल इस पे आया है। 2020 के अंदर में ही WHO ने अपना भी एक टारगेट अनाउंस किया था। उन्होंने कहा था कि यार हम इनकी जो सर्विकल कैंसर है, इस डिजीज से जो लोगों की जान जा रही, महिलाओं की जान जा रही है, तो हम उसको कम करने का प्रयास करेंगे। साथ साथ हम ये भी प्रयास करेंगे कि कम लोगों को हो, ज़्यादा को ना हो, ज़्यादा महिलाओं को ना हो। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक टारगेट बनाया था कि हम ऐसा करेंगे कि हमारा टारगेट रहेगा कि 2030 तक हमें इसको रिड्यूस करना है। और हम ऐसा टारगेट रखते हैं कि 1 लाख पर केवल 4 ही केस आने चाहिए। 1 लाख महिलाएं हैं रिप्रोडक्टिव एज में, तो 4 ही केस जो हैं वो सर्विकल कैंसर के हम अफोर्ड कर सकते हैं। ये हमने टारगेट बनाना था, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा है। अभी तो 13 से 15 के बीच में है। 1 लाख महिलाओं के ऊपर 13 से 15 महिलाएं ऐसी हैं जिनको सर्विकल कैंसर है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन 2020 में ये हमने टारगेट रखा था, ठीक है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि चलो ठीक है 2030 तक हम टारगेट बनाते हैं कि हम केवल 1 लाख महिलाओं में 4 केस जो हैं इतना हो, ऐसा कुछ करने का हम प्रयास यहां पे करेंगे। स्टडी इंडिकेशन, अब मैं ये जो स्टडी हुई है इसमें बता देता हूं। इन्होंने कहा कि ऑल्दो अगर हम पहले के मुकाबले अब से कंपेयर करें तो जो सर्विकल कैंसर है पहले के मुकाबले डिक्रीज हुआ है दुनिया के कई भागों में। मुख्यतः अगर हम बात करें तो लैटिन अमेरिका, ठीक है, इसमें भी डिक्रीज हुआ है, एशिया में भी डिक्रीज हुआ है, वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप में भी डिक्रीज हुआ है, नॉर्दर्न अमेरिका में भी डिक्रीज हुआ है। ओवर द पास्ट 3 डिकेड द बर्डन रिमेन्स हाई इन मेनी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। अगर हम बात करें तो जो आपका मिडिल इनकम और जो लो इनकम कंट्रीज है उनके अंदर में स्पेशली अगर हम बात करें तो यहां बर्डन काफी कम हुआ। अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो लैटिन अमेरिका में ब्राजील, कोलंबिया, कोस्टा रिका और एशिया नेशन में भारत, थाईलैंड, साउथ कोरिया, इनके अंदर में स्पेसिफिकली जो सर्विक कैंसर है, ठीक है, इनके केसेस जो हैं वो कम हुए हैं। अगर मैं वेस्टर्न यूरोप में बात करूं तो पोलैंड, स्लोवानिया, ठीक है, कैज रिपब्लिक, ये ईस्टर्न यूरोप के एरिया हैं जहां पर जो सर्विकल कैंसर है ये पहले के मुकाबले कम हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी ज्यादा है। अगर आप एग्जैक्ट पूछो मेरे से कि सर सबसे ज्यादा कम किस में हुआ है, तो ब्राजील में सबसे ज्यादा, उसके बाद में स्लोवानिया के अंदर, उसके बाद कुवैत के अंदर और फिर चिली। ये सबसे हाईएस्ट जो है, लार्जेस्ट एवरेज डिक्लाइन है दोस्तों। हाईएस्ट इंक्रीज रेट अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा सर्विकल कैंसर किस में हुआ है, तो लातविया, उसके बाद है जापान, उसके बाद है आयरलैंड, उसके बाद है स्वीडन, उसके बाद है नॉर्वे, उसके बाद है नॉर्दर्न आयरलैंड 2%, एस्टोनिया 2% और चिली में भी 2%। तो ये चाइना में भी 2%। तो ये इंक्रीज रहा है, हाईएस्ट इंक्रीज है। अब बात करते हैं इंसिडेंस। हमने टारगेट बनाया था, टारगेट क्या था, 1 लाख महिलाओं पे 4 महिलाओं को सर्विकल कैंसर, ये टारगेट हमने बनाया था। लेकिन अभी अगर हम बात करें दोस्तों, जो हमारा ओवरऑल इंसिडेंस है वो 13 है, 13। 1 लाख महिलाओं के ऊपर 13 महिलाएं ऐसी हैं जिनको सर्विकल कैंसर हो रहा है और 7 महिलाएं इनमें से इनकी डेथ हो जाती है सर्विकल कैंसर से। तो हमारा जो एवरेज है यार वो केस जो है उससे तो बहुत ज़्यादा है। तो दुनिया के अंदर में अगर मैं 185 देशों में बात करूं तो 172 देशों के अंदर में जो हमारा टारगेट हमने रखा है, ठीक है, WHO ने, उससे तो ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। मौतें हो रही हैं, ठीक है, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, डेथ भी हो रही है, ये WHO का मानना है, ठीक है। उसके अलावा द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव वैक्सीनेशन अगेंस्ट द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV की वजह से होता है, मैंने अभी आपको बता दिया, और ये HPV सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है, मतलब इंटरकोर्स के दौरान ये ट्रांसमिट हो सकता है वन ह्यूमन टू द अनदर ह्यूमन। एंड स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैव मेड द सर्विकल कैंसर अ लार्जली प्रिवेंटेबल डिजीज। तो कह रहा है कि मानव पैपिलोमा वायरस जो है ना, इसके खिलाफ हमने एक प्रभावी टीकाकरण विकास किया है। सैरावैक नाम से हमने एक वैक्सीन बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, और जल्दी हम दोस्तों इसको, हमारा जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है इसमें हम ले भी आएंगे, उसके बाद हम इसको प्रिवेंट कर पाएंगे और 100% इसका क्या है, इलाज है। अब ये स्टेज ऑफ सर्विकल कैंसर है, ठीक है। देखो ये नॉर्मल सर्विक होता है, ठीक है, दिस इज नॉर्मल सर्विक, हेल्दी सर्विक। यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका सर्विकल कैनाल होती है, देखो ये दिस इज सर्विकल कैनाल, ठीक है। एंड ये जो है अपना नीचे वाला पार्ट होता है वेजाइनल। तो ये जो यहाँ पे, ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मल सर्विक है। इसके अर्ली स्टेज जो होती है इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वायरस जो है इकट्ठा होने लगता है। ये लेट स्टेज के अंदर में पूरा इस प्रकार से ये फैल जाता है। स्टेज 1B, इसमें तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो ये यहाँ पे देखो, और यहाँ पे ये कैंसर के टिश्यूज़ यहाँ पे डेवलप होने लगते हैं इधर और इधर, और ये फिर जो है ये खतरनाक होते हैं और इनसे जान भी जाती है। सर सर्विकल कैंसर क्या होता है, अभी मैंने बताया दोस्तों, ये कैंसर बेसिकली सर्विक्स के अंदर होता है, ठीक है। सर्विक्स क्या है, सर्विक जो है हमारा दोस्तों, अगर हम ये बात करें तो यूट्रस, यूट्रस का नीचे वाला भाग,
और जो वेजाइनल पार्ट है इसको ये कनेक्ट करता है यहाँ पर, तो यहीं पर मुख्यतः आपको सर्विकल कैंसर जो है वो होता है। ठीक है, अब ये सर्विकल कैंसर किससे होता है दोस्तों? एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसके भी कई वैरायटी है, एचपीवी की भी कई वैरायटी है। तो जो हम वैक्सीन बना रहे हैं ना, तो कम से कम ये जो एचपीवी, 4 प्रकार के एचपीवी से वो प्रोटेक्शन देगी। ठीक है, तो एचपीवी से होता है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, ये आपका इंटरकोर्स के दौरान ये ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। व्हेन एक्सपोज टू एचपीवी, द बॉडीज इम्यून सिस्टम टिपिकली प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम डूइंग हार्म। यूजुअली क्या होता है, जब ये वायरस से आप इन्फेक्ट होते हैं तो जो बॉडी है, शरीर है, ठीक है, वो उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाने देता फॉर इमीडिएट फॉर सम टाइम, बट ये जो एचपीवी है ये ढीठ है, मैंने बताया ना, ये लंबे समय तक रहता है बॉडी में और उसके बाद में ये इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैला देता है कि जो सर्विक सेल है वही फिर कैंसर सेल में बदलने लग जाते हैं आपके। ठीक है, जो अपने सर्विकल सेल हैं दोस्तों वो किसमें? कैंसर सेल में बदलने लग जाते हैं। ये यहाँ पे ध्यान रखना है। सिम्टम्स क्या है दोस्तों? अर्ली टाइम में यार कोई साइन, कोई सिम्टम्स कुछ आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादा एडवांस स्टेज के अंदर में अगर हम बात करें तो वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है, इंटरकोर्स के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे एंड आफ्टर मेनोपॉज, ये आपको देखने को मिलेगा। वाटरी ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है, उसके अलावा में हैवी एंड हैव अ फॉल ऑर्डर, ठीक है, बदबू भी आ सकती है। पेल्विक पेन और पेन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ये कुछ इसके क्या हैं दोस्तों? सिम्टम्स हैं। सर टाइप ऑफ सर्विकल कैंसर, देखो हम बात करें तो सर्विकल कैंसर के जो है वो किस प्रकार के हो सकते हैं? तो 2 प्रकार के हैं। एक तो सर्विकल कैंसर में ऐसा फ्लैट हो सकता है और दूसरा ऐसे सिलेंड्रिकल कैंसर के जो आपके जो कैंसर के सेल हैं वो ऐसे ही है, तो सिलेंड्रिकल डेवलप होंगे, ऐसे फ्लैट होंगे। तो 2 टाइप होता है। तो जिसमें फ्लैट होता है उसको हम बोलते हैं आपका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, स्केमस सेल कार्सिनोमा, ये इसमें फ्लैट सेल होते हैं। ठीक है, फ्लैट सेल होते हैं, इसमें थिन होते हैं, पतले पतले जो कैंसर के सेल बनते हैं। दूसरा जो होता है सेकेंड टाइप का जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, एडिनो कार्सिनोमा के अंदर में जो सेल होते हैं सर्विकल कैनाल के अंदर में वो कॉलम शेप के और ग्रैंडुलर शेप के होते हैं बेसिकली, और कई बार तो दोनों टाइप के भी हो जाते हैं। ठीक है, कई बार दोनों टाइप के भी यहाँ पे हो जाते हैं। वेरी रेयरली कैंसर अकर इन द अदर सेल इन द सर्विक, वो इन्हीं 2 सेल्स के अंदर में होता है, बाकी किसी के अंदर में जो है कैंसर नहीं होता। एचपीवी वैक्सीनेशन इन इंडिया, मैंने आपको बताया था भारत ने यार इसमें टीकाकरण भी बना दिया है, तो हमने इंडिजीनियसली बनाया, इंडिया ने बनाया दोस्तों। बहुत अच्छी बात है कि हम इस प्रकार की बीमारी का हमने इलाज ढूंढा है, एक हमने इस प्रकार की बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन बनाई है। वैक्सीन इज नेम है सेरावैक। तो सेरावैक हमने डेवलप किया है, 200 से 400 रुपए का एक शॉट पड़ेगा इसका। ठीक है, और ये इस साल में मिलने लग जाएगी, इस साल नहीं तो अगले साल मिलने लग जाएगी। सेरावैक जो है दोस्तों एक क्वाड्रीवेलेंट है। क्वाड्रीवेलेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड्री मतलब 4। तो जो एचपीवी है हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके जो 4 वेरिएंट है उसको ये प्रभावी रूप से उसका इलाज कर पाएगी। ठीक है, बिल्कुल 110%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब रिलेटेड सर्च पे आ जाते हैं दोस्तों। कुछ ऐसी और प्रॉब्लम है महिलाओं से संबंधित, ठीक है, जिसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है एनीमिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। एनीमिया क्या होता है, कैसे होता है, क्या हमने एनीमिया के लिए प्रोग्राम बनाए हुए हैं साथ साथ में, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ऐसा एक और डिजीज होता है जिसका नाम है एचआईवी और एड्स। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटेड सर्च का। बात करते हैं सर प्रीलिम्स में। सर प्रीलिम्स में क्या सवाल हमसे पूछा जा सकता है? देखो आपसे पूछ सकता है कि जो सर्विकल कैंसर है वो क्या होती है। ठीक है, पहला इसके क्या सिम्टम्स हैं, लक्षण क्या हैं, क्या आपको कैसे पता चल पाएगा? WHO का जो टारगेट है वो क्या है? मैंने बताया था 1 लाख पे 4 महिलाएं। टाइप ऑफ सर्विकल कैंसर, कितने टाइप के सर्विकल कैंसर होते हैं? इंडिया का सिनेरियो क्या है एचपीवी इन्फेक्शन के अंदर? भारत के अंदर में कितने इन्फेक्शंस इस प्रकार के होते हैं? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच कैन बी आस्क्ड टू इन द प्रीलिम्स। भाई प्रीलिम्स में ये चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको सब समझ में आया है, पूरा टॉपिक समझ में आया है। अगर समझ में आया दोस्तों तो एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप ओके की रिपोर्ट कर दीजिए। एक बार जल्दी से आप बता दीजिए मुझे। गुड मॉर्निंग यार, सभी को गुड मॉर्निंग। अरे क्या हो गया यार, क्या हो गया भाई?
हाँ एसयूवी मैं पकड़ के लेके आता हूँ ना इन लोगों को। अब यार एक नया जिम्मा दे दो मेरे को, या मैं पढ़ाऊँ या यहाँ पे बैठ के कमेंट बॉक्स में मैं चेक करूँ कौन क्या कर रहा है। यही प्रॉब्लम है भारत की, ठीक है, यही प्रॉब्लम है भारत की, बट कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोगों के लिए काम आएगा। देखो जिनको भी हो ना, मैं यार एक बात बताऊँ ना, मैं हर टाइम कमेंट बॉक्स नहीं देख सकता ना। आपको लगे तो आप कमेंट उसको ब्लॉक कर दो, आपके पास भी तो ऑप्शन होता है अपने से ब्लॉक कर दो, ठीक है, बस हो जाएगा काम, है ना। इतना क्या इसमें टेंशन लेने का है, ठीक है। चलो छोड़ो यार, पढ़ाई करो, ये चलता रहेगा। मुझे पता था वो टॉपिक भी ऐसा है, लेकिन मेरे को तो पढ़ाना है यार, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अपने को तो पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात है एक और, ठीक है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार। अगर आपने कर दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अच्छा दोस्तों ये हमने देख लिया, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है सर्वाइकल कैंसर के बारे में लक्षण क्या है WHO का, ये सब चीज़ें आपसे। एक सवाल भी दे देता हूँ चलो मैं आपको, ठीक है, बताइए सर्वाइकल कैंसर जो है आपका इससे संबंधित है क्या है। तो कह रहा है कि सर्विकल कैंसर जो है इट इज़ प्रिवलेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। सेरावैक एक वैक्सीन है जो डेवलप की गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट प्रिवलेंट कैंसर फॉर्म एंड द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ द कैंसर डेथ इन द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। 15 से 44 साल में सेकेंड मोस्ट प्रिवलेंट कॉज है महिलाओं की डेथ का। जल्दी से बताइएगा कौन सा इसमें सही है। जल्दी से बताइएगा कौन सा सही है। डी, चलो ज़्यादातर बच्चों का सवाल डी है क्योंकि मैंने अभी भी पढ़ाया है तो तुम बता ही दोगे। डी सही है, 1, 2 and 3 ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन, तो ये सही है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर से संबंधित अगर मैं बात करूं तो तीनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं। अगर दोस्तों आप कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी तो आप 18 मंथ का 18 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ आप 55,000 रुपये में अभी ये ले सकते हैं। अगर आपको 1 साल का करना है तो सिर्फ 50,000 रुपये का है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस के साथ लेना है तो आप आइकॉनिक ले सकते हैं, जिसका देखो प्राइस 1,05,000 था, अभी सिर्फ 70,000 रुपये मिल रहा है 18 मंथ का। तो यार देर मत करो, जाओ फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। यही नहीं दोस्तों, CSC एश्योर के तहत अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल का आपको फ्री मिल रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं। जो दोस्तों जाइए फटाफट से जाके आप सब्सक्राइब कीजिए। एंड ध्यान रखना दोस्तों मेरा कोड है सुमित10। सुमित10 आपको यूज़ करना है, आपको मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट एंड एश्योर्ड गाइडेंस बाय मी। मैं खुद आपको गाइड करूंगा। 2 साल आप तैयारी करोगे, 1 साल अगर नहीं होता है तो अनअकैडमी आपको एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है मैनुअल स्क्वेंजिंग। अच्छा मैनुअल स्क्वेंजिंग पता है आपको क्या होती है? अब जैसे पुराना टाइम था ना, मतलब पुराना मतलब बहुत पुराना, उसके अंदर में भारत के अंदर में खैर आज भी है, पुराने टाइम पे तो जाति प्रथाएं, जाति जो है वो और भी ज़्यादा थी, जाति भेदभाव, ऊंच नीच, ये वो छुआछूत बहुत ज़्यादा थी, है ना, इंडियन सोसाइटी के अंदर में। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों की जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है, ये पुराने जो हमारा जो कास्ट सिस्टम है ना, जो हमारा रीति रिवाज है, उनसे ये जुड़ा हुआ था। मैनुअल स्क्वेंजिंग के अंदर क्या होता है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, आदमी का जो मलमूत्र होता है, उसको जो निम्न जात के लोग थे वो पहले हाथ से उठाते थे, और बहुत ही इनह्यूमन प्रैक्टिस होती थी ये पहले के टाइम पे। जैसे आज तो सीवेज वगैरह होते हैं, पुराने टाइम पे ऐसा होता नहीं था, ठीक है, सीवेज वगैरह। तो उस टाइम पे ड्राई लेटरिन होती थी, तो उसमें से जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो उठाया जाता था, ठीक है, बाय दीज वर्कर, और इन्हीं को कहा जाता था मैनुअल स्क्वेंजर्स, ठीक है। तो ये जो मैनुअल स्क्वेंजर थे दोस्तों, इनकी हेल्थ पर यार, इनसे ऑब्वियसली बात है, इन पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता था। लगातार जो है भारत में प्रयास किए जा रहे हैं कि मैनुअल स्क्वेंजिंग को कम किया जा सके यार, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर में संसद के अंदर में पूछे गए सवाल में बताया गया है कि पिछले 3 साल के अंदर मैनुअल स्क्वेंजिंग से किसी की डेथ नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों ये काम तो है ना, ठीक है, कि हमें वो साफ वाफ करने पड़ते हैं। आपने कई वीडियो देखे होंगे, वो ऐसे गटर में डुबकी लगाते हैं बेचारे, ठीक है, वहाँ से उसकी साफ सफाई करते हैं ना, ठीक है। तो ऐसा अभी भी हो रहा है।
तो अभी रिपोर्ट आई है कि मैनुअल स्क्वेंजिंग से किसी की डेथ नहीं हुई, बट हाँ जो सीवर वगैरह साफ किए जाते हैं उसमें एक्सीडेंटल डेथ कई सारी हुई हैं, है ना। उसी के बारे में आपको बताऊंगा। डेटा रखा गया है पार्लियामेंट के अंदर में कि कितनी डेथ हुई है और कितनी डेथ यहाँ पे नहीं हुई है, किसकी वजह से, मैनुअल स्क्वेंजिंग की वजह से। तो बड़ी ही इनह्यूमन प्रैक्टिस है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, देखो सरकार का एक एटीट्यूड, सरकार को पता है ये सब हो रहा है बट फिर भी हम देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो काम करना तो है ना, करवाना तो है ना। अगर बिल्कुल, क्योंकि इतने इंडिया में मैकेनाइज्ड है नहीं कि मशीनों से सारा काम हो जाएगा, इतना अभी इंडिया में है नहीं। तो अगर ये नहीं किया जाएगा तो फिर करेगा कौन इसको। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं पता है, बट कि हम इनडिफरेंट एटीट्यूड रखते हैं कि ठीक है यार चल रहा है। दूसरा क्या है, ये काम जो है ना सरकार नहीं कर रही। सरकार जो है जनरली प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको ठेके पे दे देती है कि भाई तुम कराओ, हम सरदर्दी नहीं ले रहे, है ना। जनरली ऐसा ही होता है। और जो प्राइवेट ठेकेदार है ना वो मजदूरों को रखते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, ठीक है। वो आया राम गया राम के हिसाब से रखते हैं कि काम करो और जाओ भाई, काम करो जाओ, कोई भी उसको फॉर्मलाइज नहीं किया जाता उसको, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हादसे में अगर मान लो जान चली जाती है तो जान चली गई, ठीक है। ये फिर उस पर ध्यान भी नहीं देते, वो कहते हैं भाई इस मजदूर से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं था। तो इस प्रकार से इन वजहों से दोस्तों, ठीक है, ये हो रहा है। दूसरा, एक इंडिया में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ बिग प्रॉब्लम आफ्टर बिहाइंड दिस डेथ। तो चलिए इनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, मैनुअल स्क्वेंजर। तो पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया था, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में, नो मैनुअल स्क्वेंजिंग डेथ इन द पास्ट 3 ईयर। गवर्नमेंट ने बताया है, बट उन्होंने कहा कि टोटल 233 लोग हैं जो मरे हैं ड्यू टू द एक्सीडेंट्स व्हाइल अंडरटेकिंग हैजार्डस क्लीनिंग। अब ये क्लीनिंग जो कर रहे थे, हैजार्डस क्लीनिंग, इसकी वजह से कह रहे हैं कि कुल मिला के यहाँ पर 233 लोग जो हैं उनकी यहाँ पे डेथ हुई है, जो सीवर और सेप्टिक टैंक साफ कर रहे थे। चलिए पढ़ते हैं जीएस पेपर 2, मेंसेस ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग, इशू रिलेटेड टू द SC/ST एंड इशू रिलेटेड टू द हेल्थ। ठीक है, तो ये जो हमारे SC/ST जो हमारा समाज है उन्हीं के लोग करते हैं यार, ये करते नहीं, उनसे करवाया जाता है। तो ये बहुत इनह्यूमन प्रैक्टिसेस है, लेकिन अभी भी ये भारत के अंदर में हो रहा है। बात करते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट ने लोकसभा में बताया है कि पिछले 3 साल में कोई भी व्यक्ति जो है वो मैनुअल स्क्वेंजिंग से नहीं मरा है, ठीक है, मैलाड होने से वो नहीं मरा है पिछले 3 सालों के अंदर, अगर हम बात करें तो, ठीक है। लेकिन 233 लोग ऐसे हैं जो सेप्टिक टैंक साफ कर रहे थे, सीवर साफ कर रहे थे, तो उस समय एक्सीडेंटली उनकी क्या हुई है दोस्तों, डेथ हुई है इस पीरियड के दौरान। टोटल 48 लोग जो हैं दे हैड डाइड बिकॉज ऑफ हैजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर इन 2022, ठीक है। इस साल में अगर हम बात करें तो 48 लोगों की जान गई है। मैक्सिमम जान जो है वो हरियाणा में ही गई है, उसके बाद महाराष्ट्र है दूसरे नंबर पर, तमिलनाडु जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। 2022 के अंदर में 48% जो मरे हैं इसके अंदर में हैजार्डस क्लीनिंग करते हुए, ठीक है, सीवर, 43 हैज बीन पेड कंपनसेशन। इन 48 में से 43 लोगों को कंपनसेशन दे दिया गया, मुआवजा दे दिया गया। अभी मुआवजा कहाँ से आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए, तो 48 में से 43 लोगों को जो है मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। टू स्टॉप द डेथ ड्यू टू द हैजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर, अभी मैं आपको बता दूं सरकार ने एक नमस्ते प्रोग्राम चलाया, नमस्ते स्कीम चलाई है, ठीक है, ताकि इस प्रकार की सफाई के दौरान यार जो भारत के लोग हैं, ठीक है, हर एक नागरिक भारत का नागरिक है, तो किसी की जान ना जाए, तो उसके लिए नमस्ते यानी कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ताकि मशीनें हम ज़्यादा लेके आना चाहते हैं इस केस में, ताकि मशीनों से सफाई हो और डेथ यहाँ पे ना हो, सो दैट द सिस्टम कैन बी फॉर्मलाइज्ड। मशीन आ जाएगी तो सिस्टम फॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में जो ट्रेंड वर्कर है वही ये ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे, अनट्रेंड वर्कर नहीं करेंगे। तो ये एक नमस्ते स्कीम जो है सरकार लेके आई है ताकि ये डेथ्स जो हैं ये कम हो सके भारत के अंदर में। अब बात करते हैं दोस्तों मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या होती है। देखो मैनुअल स्क्वेंजिंग को अगर मैं डिफाइन करूं तो इसका मतलब होता है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है, एक्सक्रीटमेंट होता है, उसको पब्लिक स्ट्रीट से, ड्राई लेटरिन से आप मैनुअली उठाते हो, हाथ से उठाते हो। बहुत ही ह्यूमन प्रैक्टिसेस मैं बार बार बोल रहा हूँ। सेप्टिक टैंक, गटर, सीवर आदमी अगर अपने हाथ से साफ करें तो उसको मैनुअल स्क्वेंजिंग कहा जाता है। पास्ट के अंदर अगर हम बात करें, इन द पास्ट दिस रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग एक्सक्रीटा फ्रॉम ड्राई लेटरिन। अभी तो ठीक है, अभी तो सीवर भी आ गए, सेप्टिक टैंक आ गए, गटर आ गए, पहले ऐसा नहीं होता था। तो ड्राई लेटरिन जो होती थी उसमें से जब मैनुअली ह्यूमन इनको बाहर निकालता था तो उसको हम किस नाम से जानते थे, मैनुअल स्क्वेंजिंग के नाम से हम जानते थे। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, इसको कदम कंट्रोल करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। कुछ कदम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो है, हमने यहाँ पे द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन प्रोहिबिशन एक्ट 1993 हमने ये बनाया, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लेटरिन प्रोहिबिशन एक्ट 1993
टू सेट इम्प्रीजमेंट अप टू 1 ईयर एंड अ फाइन ऑफ 2000 फॉर पुशिंग अ पर्सन टू द मैनुअल स्क्वेंजिंग। अगर आप जबरदस्ती धक्का करते हो किसी व्यक्ति के साथ में कि नहीं भी तेरे को साफ करना ही पड़ेगा लेटरिन, तो ऐसी अवस्था के अंदर में सजा और फाइन दोनों का प्रावधान यहां पे रखा गया है। दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013, मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013। ठीक है, ये भी है। इसका उद्देश्य क्या था? टू इलिमिनेट द इनसैनिटरी लैट्रिन, जो इनसैनिटरी लैट्रिन है उसको खत्म किया जाए, किसी भी व्यक्ति को मैनुअल स्क्वेंजर के रूप में रोजगार ना दिया जाए, इसके लिए ये किया गया था 2013 में। उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी NCSK to monitor and implement of the act and require into the complaints regarding the contraventions of the provision of this act, कि भाई ये जो अधिनियम हमने बनाया है इसके तहत में इसकी निगरानी की जाएगी कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, और कोई भी इसका वायलेशन ना करे, कोई भी जो है इसके अगेंस्ट में जाए ना जाए, इसके खिलाफ में ना जाए। तो इसलिए नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी जो है ये भी हमने बनाया था। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के अंदर में सरकार को डायरेक्शन दी थी कि भैया ये जो मैनुअल स्क्वेंजर है ना इसको रोका जाए, और जो भी लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उन पे केस बना के उनको सजा दी जाए कड़ी से कड़ी। ठीक है। इट ऑल्सो डायरेक्टेड गवर्नमेंट टू पे अ कंपनसेशन ऑफ 10 लाख रुपए। सरकार ने ये भी कहा गया, ठीक है, कि भैया 1993 के बाद जितने भी लोग मैनुअल स्क्वेंजर के रूप में मरे हैं या किसी भी प्रकार के एक्सीडेंटल डेथ हुई है, उन सभी को 10 लाख रुपए का मुआवजा भी मिलना चाहिए। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, तो ये भी प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट का। उसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों, संविधान किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। तो देखो यार, ये लोग भी जो हैं, अगर हम बात करें जो मैनुअल स्क्वेंजिंग के अंदर आते हैं दोस्तों, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ना, ये भी आदमी है यार, इंसान है ना। और हर इंसान को इंसान होने के नाते इनके भी क्या है दोस्तों, राइट है। दे ऑल्सो हैव राइट टू लाइफ। ठीक है, इनके पास भी राइट टू लाइफ है। तो वो राइट टू लाइफ के तहत में दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि अगर इनको भी राइट टू लाइफ है तो इनको भी उनके राइट टू लाइफ का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, है ना। दे हैव राइट टू बी लाइफ, दे हैव राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, दे हैव राइट्स टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ। तो इनको भी इनके जीवन जीने का अधिकार है पूरा पूरा, और उसको सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और सरकार कर भी रही है। ठीक है, अभी सरकार जो है कर रही है। तो संविधान के अंदर पहला जो राइट आता है वो आर्टिकल 23, जिसको हम राइट टू लाइफ कहते हैं, उसके तहत में पहला अधिकार इनको दिया गया है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 46 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, ठीक है, ये भी कहता है कि जो स्टेट है, राज्य जो है, उसको जो देश का जो कमजोर भाग है, वीकर सेक्शन है ऑफ द सोसाइटी है, उसको प्रोटेक्ट और करना चाहिए। ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, SC ST को, जो सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉइटेशन उनके साथ हो रहा है उनसे उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो हमें मिलते हैं दोस्तों। ये संवैधानिक सुरक्षा दी जाती है, पहला अनुच्छेद 46 और दूसरा अनुच्छेद नंबर 21 के तहत में। एक क्या है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार, और ये है हमारे नीति निदेशक सिद्धांत। ये है हमारे नीति निदेशक सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब बात करते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च। सर, इससे संबंधित कोई टॉपिक जो हमें पढ़ने हो, देखो ये तो मैंने पढ़ा दिया। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो आप खुद से भी थोड़ा सा अपना अंतरात्मा को जगा के पढ़ सकते हैं। वो है स्वच्छ भारत मिशन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट एंड नमस्ते स्कीम, है ना। थोड़ा सा एक बार प्रयास करना इसको पढ़ने का, ये रिलेटेड सर्च मैं आपको दे रहा हूं। उसके अलावा दोस्तों प्रीलिम्स में सवाल कहां से आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या होती है, आपसे पूछा सकता है रीजन क्या है इसके इतने ज्यादा अभी भी होने के, आपसे पूछा सकता है गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं इसके लेके, आपसे पूछा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सेफगार्ड दिए गए हैं, आपसे पूछा सकता है स्टेट विद द हाईएस्ट सीवियर डेथ, किसमें सबसे ज्यादा सीवियर डेथ जो है वो हो रही है। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड टू यू इन द प्रीलिम्स। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये अब जैसे हरियाणा में हुई है ना, तो ये सवाल जो है आपसे किए जा सकते हैं। समझ में आया दोस्तों टॉपिक, समझ में आया दोस्तों, सभी लोग बताइए समझ में आया तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट लिख दोगे आप, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। जिन्होंने लाइक कर दिया बहुत 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 धन्यवाद। मैं सोच रहा हूँ आपका ये कर जो है मैं कैसे चुकाऊंगा, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी थोड़ा एहसान करें मेरे पे यार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
एक सवाल भी देखो यार, एक बात बताऊं मैं, बड़ी बड़ी सोचने से ना और बड़ा बड़ा सपना लेने से, बड़े बड़े डिंगे मारने से, बड़ी बड़ी बात करने से, ठीक है, बड़े बड़े प्लान बनाने से यूपीएससी ना निकलने वाला। यूपीएससी निकलेगा कर्म करने से, पढ़ाई करने से। सो मुंह बंद और दिमाग चलाओ, ठीक है। ये बार बार तुम्हें समझाना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान बांटते हैं, उनका काम ज्ञान देना ही है, वो बाबा ही बन के रह जाते हैं। क्योंकि ये एक एस्पिरेंट का कैरेक्टर ही नहीं है कि वो कमेंट बॉक्स में बड़बड़ाए, ठीक है। वो कमेंट बॉक्स में बस इतनी ही बात करेगा जितना पूछा गया है, और जो भैं 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 लगे रहते हैं, इनका नहीं होने वाला। मैं आज लिख देता हूँ यहाँ पे, नहीं होगा। बुरा लगेगा तुम्हें, लेकिन देखो क्या है ना कि टीचर हूँ यार, अच्छी बताऊँगा, बुरी बात मुझे ही बतानी पड़ेगी, ठीक है। ये मुझे तो फ़र्ज़ लगता है, आपको बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो पढ़ना है, मेहनत करो भाई। ये बड़े बड़े बात करने से, बड़े बड़े डींगे, इनसे कुछ ना होता। इनसे यूपीएससी निकलना होता तो बहुत सारे इस प्रकार के बातूनी लोग बैठे हैं, ठीक है, जो इस प्रकार की बकैती करते रहते हैं। उनका कोई काम नहीं है। हर गांव के अंदर में ऐसे 20 से 25 लोग मिलते हैं। अगर ऐसे आईएएस बनते तो वो सबसे ज़्यादा बनते। आप अपने आप को स्मार्ट समझते हो, ऐसी बातें लिख के कमेंट में ओहो हो। अरे पढ़ो चुपचाप, ध्यान दो, ठीक है। अभी से तुम सोच रहे हो ये, जब जाओगे वहाँ तब पता चल जाएगा क्या होगा और क्या नहीं होगा। राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक नेशनल कैंपेन है। 2016 में यूपीएससी ने सवाल पूछा था, ठीक है। तो कह रहे थे ये प्रोग्राम राष्ट्रीय गरिमा अभियान किस चीज के लिए था? ABCD जल्दी से आपको बताना है। राष्ट्रीय गरिमा अभियान किस चीज के लिए था, फटाफट से आपको बताना है जल्दी से। नहीं, मैं किसी को पर्सनल नहीं कह रहा भाई। पेन जो है ये कह रहे हैं सर सॉरी। अरे मैं पर्सनल आपको नहीं कहा मैंने, मैं इन जनरल बोल रहा था। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं इन जनरल एक बात बता रहा हूँ आपको यार। देखो मेरा काम है भाई। आप लोगों को शायद किसी को बुरा भी लग जाएगा कि सर आज देखो मेरे को कुछ कह दिया, मेरे को कैसी हार्ड बात नहीं भाई, मेरा काम है यार आप लोगों को पढ़ाना, सही दिशा दिखाना, ठीक है। अच्छी बात भी मैं बताता हूँ तो मैं आपको मोटिवेट भी करूँगा। तो 2 बात जो तुम गलत कर रहे हो वो भी मैं ही बताऊँगा ना, वो कौन बताएगा, वो भी मेरा ही काम है ना। तो ये वाली चीज़ है। चलिए बताइए इसका जवाब। हाँ, ये सी इसका सही जवाब था। 2016 में आया था। तो मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है ना, उसको इरेडिकेट करने के लिए राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यूपीएससी ने सवाल ये पूछा था। ये मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको दिखा रहा हूँ, तो आप आराम से कर सकते हो इस तरीके के। अगर दोस्तों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप और 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप चाहते हैं, 18 महीने का, तो अभी बेस्ट ऑफर चल रहा है। जीएस प्लस ऑप्शनल आपको पहले 18 महीने का 81,000 में मिलता था, अभी सिर्फ 55,000 रुपये में मिल रहा है। ये 18 महीने का अगर 1 साल का लेते हैं तो वो भी 50,000 रुपये में मिल जाएगा। आइकॉनिक की बात करते हैं तो 1,05,000 अभी का प्राइस है, 70,000 रुपये आपको मिल जाएगा 18 महीने का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे भी आपको। और उसके लिए कोड ध्यान रखना है आपको, मेरा क्या है, सुमित 10 आप यूज करेंगे आपको मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट एंड शॉर्ट गाइडेंस बाय मैं खुद आपको इस यूपीएससी प्रोसेस में मैं आपको गाइड करूंगा। बात करते हैं दोस्तों सीएससी एश्योर की। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहां पर भी आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ध्यान रखना है, इसके लिए भी मेरा कोड रहेगा सुमित 10 आप यूज करोगे यहां पर भी। अगला जो टॉपिक है दोस्तों उस पे हम बात करते हैं, आते हैं किस पे, जीआई टैग। ये जीआई टैग से संबंधित है। भारत के अंदर में कई सारी चीजें हैं जिस पे जीआई टैग की डिमांड हुई है। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो कोई भी ले सकता है, कोई भी कॉर्पोरेशन, ठीक है, कोई भी सोसाइटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जीआई टैग के लिए अप्लाई कर सकती है। एक बार जब जीआई टैग मिल जाता है तो 10 साल के लिए वैलिड होता है। 10 साल के बाद में इसको दोबारा से रिन्यू करना पड़ता है। भारत में सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी को मिला था। जीआई का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की एक चीज एक पर्टिकुलर एरिया से है, इस बात पे मोहर लग जाएगी। अच्छा ये चीज तो यहां से है तो उस पे मोहर लग जाएगी। यही है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की जीआई का मतलब, ठीक है। जीआई मींस कि भाई ये पर्टिकुलर ज्योग्राफी से है, उस एरिया से ये प्रोडक्ट है, ठीक है, उस पे मोहर लग जाएगी और उस एरिया का प्रोडक्ट है तो इसके अंदर क्वालिटी भी होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं चप्पल लेते हैं तो कोल्हापुरी चप्पल, और मतलब आप ले लेते हो इसको ऐसे ही, है ना। दार्जिलिंग टी बहुत फेमस होती है, ठीक है, हम इंडिया में से एक्सपोर्ट करते हैं, हम दुनिया में चलती है दार्जिलिंग टी का नाम। तो ये समझ रहे हो मेरी बात आपको, तो यही मैं आपको बता रहा हूं। तो जीआई का मतलब यही है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो कई सारी चीजें हैं जिनके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की अभी डिमांड आ रही है, तो उनको कंसिडर किया जा रहा है। तो ये भी आपका देखो द हिंदू में आया हुआ टॉपिक है, 9 प्रोडक्ट
फ्रॉम अक्रॉस द कंट्रीज गेट जीआई टैग, केरला टॉप स्टेबल। तो भारत के अंदर में 9 अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं उनको जीआई टैग दिया गया है और केरला इसमें टॉप पे रहा है। किन किन को मिला है बात करते हैं दोस्तों। तो ये जीएस पेपर 2 से है, इशू रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित मुद्दे यहां पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू 9 प्रोडक्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। 9 जो प्रोडक्ट हैं भारत में पूरे देश से उनको जीआई टैग यहां पे दिया गया है। लिस्ट ऑफ जीआई टैग की अगर मैं बात करूं तो पहला जीआई टैग किसको मिला है, गमोसा ऑफ असम, ठीक है, असम के गमोसा को। दूसरा जो है वो है अलीबाग व्हाइट ऑनियन फ्रॉम महाराष्ट्र, अलीबाग का सफेद प्याज। तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम, ठीक है, रेड ग्राम ऑफ तंदूर रेड ग्राम। लद्दाख की अगर मैं बात करता हूं तो वहां से रक्त से कार्पा खुबानी, ये इसको। उसके बाद अगर हम बात करें तो अट्टापट्टी थुआरा, अट्टापट्टी आदिवासी क्षेत्र जो केरला के हैं वहां की पारंपरिक फसल है, ठीक है, थुआरा। उसके अलावा बात करें तो कंथलूर वट्टावदा वेलुथुल्ली लहसुन केरल। उसके बाद में अगर हम बात करें कोंडुगल्लूर आपका पोट्टुवेलेरी, पोट्टुगल्लूर, भाई साहब जबरदस्त है यार नाम, क्या, अट्टापड़ी आटू अवारा, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो ओना टुकारा एलू, ये सब को मिला है, ठीक है, इन सब को मिला है। यही है रियल भारत। इंडिजिनस लोग जो हैं, द्रविड़ जो दक्षिण भारत है वही भारत है, सही बताऊं मैं आपको, ठीक है। देवर ट्रू इंडियंस, ये इंडिजिनस पीपल्स है। ट्रू इंडियंस तो खैर पूरे इंडिया में है, बट मैं बताना चाहता हूं देवर इंडिजिनस पीपल। भारत की लैंड के अगर धरती के कोई है तो जो साउथ इंडिया है वो है। हम तो हमारी एंसेस्ट्री तो आर्यन से हैं, और आर्यन कहाँ से आए थे, वो मिडिल ईस्ट से आए थे, ईरान इराक साइड से आए थे। जीआई टैग की बात करते हैं दोस्तों। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स जो है, इट इज अ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी विच रेफर टू द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो बेसिकली एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, मतलब आपके प्रोडक्ट को फिर कोई कॉपी नहीं कर सकता। कॉपी इन द सेंस कि कोई दूसरा, जैसे मान लो दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग के नाम वो बिकती है तो वहीं की है। अब मैं मान लो हरियाणा में कल को हम चाय उगाने लग जाएं तो मैं हरियाणा की चाय को दार्जिलिंग टी के ठप्पे से नहीं बेच सकता, ठीक है। वो नाम में वजन आ जाता है, उस नाम से फिर चीजें बिकने लगती है। इट रेफर टू अ कंट्री और अ प्लेस, उसका मतलब होता है कि ये एक पर्टिकुलर स्थान से बिलोंग करती है, उसके नाम से फिर वो बिकने लगती है, वो ब्रांड बन जाती है उसकी। टिपिकली सच अ नेम कन्वेज एन एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी। जब भी हम बोलते हैं कि दार्जिलिंग टी, तो हमें पहले ही पता है कि भाई हाँ उसके अंदर क्वालिटी तो होगी, तो क्वालिटी का हमें एश्योरेंस मिलता है। साथ साथ में एक डिस्टिंक्टनेस मिलती है हमें कि भाई हाँ चीज़ कुछ अलग है, भिन्न है, बाकी चीज़ें जो है मार्केट में मिल रही है उनसे अलग मिलेगी, है ना। तो ये इसके साथ जुड़ जाता है। अच्छा, मैं बात करता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। हमारा जो आर्टिकल 1, 2 है और आर्टिकल 10 पेरिस कन्वेंशन का, प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, दे आर कवर्ड एज अ एलिमेंट ऑफ आईपीआर। तो आईपीआर के तहत हम पेरिस कन्वेंशन जो है उसमें हम इसको आर्टिकल 1 और आर्टिकल 10 के तहत में हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द आर्टिकल 22 एंड 24 ऑफ ट्रेड। ट्रिप्स जो है हमारे ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके भी आर्टिकल 22 और 24 के तहत हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। वैलिडिटी पे आ जाते हैं दोस्तों, इनकी वैधता कब तक है। तो ये जो एक बार हम टैग दे देते हैं किसी को भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, तो वो 10 साल तक मिनिमम वैलिड होता है, मिनिमम 10 ईयर, ठीक है, वैलिड होता है, सॉरी मैक्सिमम 10 ईयर तक वो रहता है। उसके बाद उसको दोबारा से रिन्यू करना पड़ता है। कौन रजिस्टर करा सकता है, देखो कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, कोई भी कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित व्यक्तियां, उत्पाद संगठन, ठीक है, उत्पादकों, संगठनों या प्राधिकरण, कोई भी संघ जाके इसको पंजीकरण करा सकता है, कोई भी जाके इसका मालिकाना हक जो है प्राप्त कर सकता है। देयर नेम शुड बी एंटर्ड इन द रजिस्टर्ड ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एज रजिस्टर्ड प्रोप्राइटरी फॉर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अप्लाइड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेनिफिट क्या है, मैंने बताया यार, एक दो जो प्रोडक्ट है उसको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है, ठीक है, कानूनी सुरक्षा मिल जाती है। कोई दूसरा जो है उसी चीज़ का अनऑथराइज उपयोग नहीं कर पाया। मैंने बताया ना, हरियाणा की चाय है, तुम उसको दार्जिलिंग टी कह के नहीं बेच सकता। इट ऑल्सो हेल्प कंज्यूमर टू गेट अ क्वालिटी एश्योरेंस, भाई जो उपभोक्ता है उसको भी क्वालिटी का एश्योरेंस मिल जाएगा कि हाँ दार्जिलिंग टी है तो मस्त मिलेगी, ठीक है। साथ साथ में इससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, जिस क्षेत्र से वो चीज़ बिलोंग करती है, फिर उसकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे अच्छा यार वहाँ की है, दार्जिलिंग टी है, तो फिर वहाँ से लोग ज़्यादा खरीदेंगे चीज़ों को, तो उस एरिया की जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है वो भी इससे क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है। वो क्षेत्र भी जो है वो लाइमलाइट में आ जाता है। तो ये सारी बातें हैं।
अब रिलेटेड सर्च पे आ जाते हैं दोस्तों। रिलेटेड सर्च में सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो एक आईपीआर जो है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये क्या होते हैं यार, है ना। दूसरा ट्रिप्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, और तीसरा ठीक है कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये तीनों चीजें हैं। तो ये रिलेटेड सर्च वाला मुद्दा है, आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं, तो व्हाट इज जीआई टैग? जीआई टैग क्या होता है, बेनिफिट क्या है जीआई टैग के, कौन ग्रांट करता है जीआई टैग भारत के अंदर में और दुनिया में, जीआई प्रोडक्ट इंडिया में कौन कौन से हैं, उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन, कुछ कुछ के नाम याद रख लेना, ऐसा सवाल आता है। ठीक है, 2019 में भी सवाल आया था, एक तरफ जीआई वो प्रोडक्ट दिए हुए थे, दूसरी तरफ किस क्षेत्र से हैं। ठीक है, अदर आईपीआर, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एक सवाल मैं दे रहा हूं, इंडिया एनेक्टेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1990 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये 2018 में आया हुआ सवाल था कि भारत ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोटेक्शन, ये 1999 में कानून पास किया था। ये कानून हमने किसके साथ में कंप्लाई करते हुए पास किया था? ILO, IMF, UNATCT और WTO। बताओ फटाफट से, बता सकते हो तुम में क्षमता है, मुझे पता है। जल्दी बताइएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो यार, एक चैनल है ना, जैसे क्लासरूम होता है, कक्षा होती है ना, एक कक्षा, तो कक्षा में आप लोग, टीचर तो पढ़ाता है ना, माहौल तो आप ही लोग बनाते हो। अब फिजिकल क्लास हो तो एक दो को मैं थपेट भी दूं, कोई बकवास करे तो। अब जब ऐसी क्लास होती है ना ऑनलाइन, तो यहाँ पे माहौल बनाना आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी है। वो ज़्यादा बोल रहा है तो उसको ब्लॉक कर लो, ठीक है, अपने से कर दो। ठीक है, किसी को बोलने की यहाँ पे इतनी आज़ादी मत दो आप लोग, क्योंकि देखो ये आपका, आप लोग पढ़ रहे हो ना, इस प्लेटफॉर्म से आप कुछ अर्जित कर रहे हो, ज्ञान मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म भी आपके लिए एक गुरु के समान है, और गुरु की इज्जत होनी चाहिए। इसको कभी भी ऐसे मत करो। जिस आदमी ने जहाँ से उसको ज्ञान मिला उसकी इज्जत नहीं की है ना, ये इतिहास गवाह है दोस्तों, उसको कभी कुछ सफलता मिली ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिक्वेस्ट करूंगा फिर से, जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनसे कहूंगा यार एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आगे बढ़ेंगे मित्रों। ये अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो 18 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको मिल सकता है, प्लस कॉम्बो का, जिसमें जीएस ऑप्शनल होता है। पहले प्राइस था 81,000, अभी प्राइस ड्रॉप है, 55,000 रुपये में आपको मिल रहा है। अगर आप आइकॉनिक मतलब पर्सनल गाइडेंस के साथ लेना चाहते हैं तो 1,05,000 का आपको 70,000 में मिल रहा है। अगर सिर्फ आप 1 साल का करना चाहते हैं तो वो 50,000 रुपये का है ये। ठीक है, और आइकॉनिक की अगर मैं बात करूं तो आइकॉनिक है आपका 58,000 का ना। आइकॉनिक इज इन प्लस, अच्छा सॉरी ये प्लस का ही है, नहीं सेम है भाई, वो जो मैं बता रहा था ना 18 मंथ का ही है भाई, ये वाला ऑफर है ही नहीं। ठीक है, चलिए CSE एश्योर की बात करते हैं। 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो अगर आप लेते हो तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है CSE एश्योर के तहत। ठीक है, मतलब अगर आप 2 साल तैयारी करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, तीसरे साल अनअकैडमी आपको पढ़ाएगी। और यहाँ पर भी ध्यान रखना है आपको, मेरा कोड रहेगा क्या, सुमित 10, जो आपको यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो भारत के अंदर में ना कितने लोग हैं जो खेती से जुड़े हुए हैं, है ना, जुड़े हैं ना खेती से। अब खेती के अंदर हम चाहते हैं यार टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, टेक्नोलॉजी जुड़ जाए। अगर तकनीक जुड़ जाती है ना खेती के साथ में तो भारत का नक्शा पलट सकता है। बहुत ज़्यादा इससे क्या होगा, फ़ायदा हो सकता है। तो उसी के लिए एक नया हमने प्रोग्राम बनाया है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये हमने बनाया अभी, KDSS। नरेंद्र सिंह तोमर है। तो ये सिस्टम क्या है, चलो इस पे बात करते हैं दोस्तों। तो ये PIB में आया हुआ सवाल है, देख लो, PIB में आया टॉपिक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड ऑन डेवलपिंग कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूजिंग RISET। ये सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट है, एंड वेदास। तो ये बात हुई है, अभी इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ में जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है ताकि हम कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर सके। सवाल ऐसे ही आ जाएगा, बताओ कृषि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो क्या है ना। कृषि DSS जो है, इट इज अ डिसीजन सपोर्ट डेवलपमेंट बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑन द लाइंस ऑफ गति शक्ति। जैसे हमने गति शक्ति बनाया ना, गति शक्ति, तो गति शक्ति की तरह ही ये है आपका कृषि DSS जो है, सेम उसी लाइन पे हमने इसको भी बनाया है। कृषि DSS जो है, इट विल बी डेवलप्ड यूजिंग द जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज। जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या है, एक तकनीक, आधुनिक तकनीक जिससे हम जियो टैग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये भू संस्थानिक
प्रौद्योगिकियों और संबंधित डेटाबेस, जैसे अगर हम बात करें तो RISAT-1A और वेदास, ये सैटेलाइट हमारी, इनके डेटा का उपयोग करके हमने बनाया है। कृषि जो है DSS इंटीग्रेट सिस्टम ऑफ ICR, इससे जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का है उसका जो डेटा है वो मोसडेक और भुवन, इनका डेटा आपस में क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। इसका महत्व तो क्या है सर, इससे क्या मतलब झंडे गाड़ देंगे हम, क्या फायदा है इसका? तो देखो, इससे हमारी एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगी। हमें क्या करना है, कौन सी फसल बोनी है, कौन सा खाद कब डालना है कृषि के अंदर, तो हम एविडेंस बेस्ड जो है डिसीजन यहाँ पे ले पाएंगे जितने भी स्टेक होल्डर है एग्रीकल्चर के अंदर। तो इससे कृषि क्षेत्र में सभी हितधारकों को साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में क्षमता में वृद्धि होगी। विद दिस टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी विल इंक्रीज। ये सारी चीजें जो हैं भारत में इस तकनीक के हस्तक्षेप से कृषि उत्पादन, उत्पादकता, उत्पादन की गुणवत्ता और निर्यात के अवसर जो हैं वो क्या होंगे, देश में बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, G20 फाइनेंस ट्रैक। देखो, भारत G20 का क्या है दोस्तों, होस्ट कर रहा है इस बार, और G20 का होस्ट कर रहे हैं तो हमारी पहली जो G20 की जो बैठक है, ठीक है, फर्स्ट जो मीटिंग है वो मुंबई में स्टार्ट हो गई है। इसके साथ साथ जो इंडिया का जो G20 का फाइनेंस ट्रैक है, ठीक है, उसकी भी बैठक हो रही है। कहां पर दोस्तों, बेंगलुरु के अंदर हो गई है। बेसिकली 13 और 14 तारीख को हुई थी, 13 और 14 दिसंबर को। इस मीटिंग के दौरान दोस्तों मैंने आपको बताया था इंडिया की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके जो मेंबर हैं वो इसको हेड कर रहे थे G20 के। और मैंने आपको ये टॉपिक पहले ही बढ़ाया था, तो मैंने उसमें बताया था कि इसमें मेन जो चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं वो डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, और डिजिटल इनइक्वालिटीज़, तो क्या इन सब चीज़ों का यहाँ पे डिस्कशन होना है। तो चलिए बात कर लेते हैं, ये खत्म हो गई है तो किन किन मुद्दों पे यहाँ पे डिस्कशन हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। G20 मेंबर डिस्कस डिजिटल इंक्लूजन इन फाइनेंस ट्रैक मीटिंग इन बेंगलुरु। तो अभी बेंगलुरु के अंदर जो फाइनेंस ट्रैक मीटिंग हुई है उसमें G20 के मेंबर जो है उन्होंने बात की है किसके ऊपर दोस्तों, फाइनेंस ट्रैक, इंक्लूसिव फाइनेंस ट्रैक के अंदर बात हुई है। तो मीटिंग 13-14 तारीख को हुई थी। तो इसके अंदर में जो चैलेंजेस थे हमने डिस्कस क्या किया है, चैलेंजेस बिफोर इंक्लूसिव डिजिटल इकोनॉमी। हम चाहते हैं कि जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है वो समावेशी बने। डिजिटल करेंसी पे बात हुई है। ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल्स, दुनिया में ऐसा क्या चल रहा है जो एक कॉमन आम आदमी के जीवन को प्रभावित कर रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। सब्सटेंसिव डिस्कशन वर ऑल्सो हेल्ड ड्यूरिंग द सेशंस ऑन इंटरनेशनल टैक्सेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो टैक्स है उसके ऊपर में भी डिस्कशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। इट इंक्लूड्स मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ 2 पिलर टैक्स पैकेज बीइंग डेवलप्ड बाय OECD और G20 के बाद जो 2 पिलर टैक्स सिस्टम जो डेवलप करने की बात हो रही है उसके ऊपर यहाँ डिस्कशन होता है। इंडिया अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन, भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश के बारे में क्या कहा, इंडिया ने कहा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम लोगों के खाते खोल दो, बैंक से कनेक्ट कर दो ना, उनकी डिसीजन मेकिंग के अंदर में भी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, उनकी डिजिटल लिटरेसी के अंदर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, उनको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत ने कहा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश इज अ बिगर टर्म, ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया। चलिए, द मीटिंग जो है इट वाज चेयर्ड बाय यूनियन सेक्रेटरी, जो इकोनॉमिक अफेयर के जो हमारे यूनियन सेक्रेटरी है, ये IAS बनोगे तब ये है तुम्हारी ड्रीम जॉब। सोचो आप, इतनी बड़ी लेवल को ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये चेयर की गई है यूनियन सेक्रेटरी जो इकोनॉमिक अफेयर है उनके द्वारा और RBI के डेप्यूटी गवर्नर के द्वारा, ठीक है, तो इसको चेयर किया गया। अराउंड 184 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल बैंक एंड फाइनेंस डिप्यूटीज फ्रॉम 20 डिफरेंट कंट्रीज, गेस्ट कंट्रीज एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेटेड इन द 2-day समिट। बहुत सारे लोगों ने भाग लिया इस मीटिंग में। 60 डिस्कशन सेशन हुए, 2 साइड इवेंट्स भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए हैं। डिस्कशन का जो फोकस रहा है, पहला ग्लोबल इकोनॉमी, आज हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था और उसके साथ में जुड़े हुए जोखिम कौन कौन से हैं। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, MDB बैंक्स के ऊपर में बात हुई है, जो हमारे वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट, जो दुनिया के बड़े बड़े बैंक हैं, मल्टीलेटरल बैंक है, उसको हम कैसे स्ट्रेंथनिंग करेंगे। मैनेजिंग ग्लोबल डेट वल्नरेबिलिटीज, ठीक है, दुनिया के अंदर में जो ऋण कमजोरियां हैं उनको कैसे उनका प्रबंधन किया जाए। फाइनेंस क्लाइमेट एक्शंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बिल्डिंग रेजिलिएंट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सिटीज फॉर टुमारो, इनके ऊपर में यहाँ पे चर्चा हुई, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों, सूर्य किरण। तो सूर्य किरण जो है ये इंडिया और नेपाल के बीच में यार एक बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है, भारत और किसके बीच में, नेपाल के बीच में, है ना। अच्छा, ऐसे बायलैटरल एक्सरसाइज जो है, युद्ध अभ्यास हम करते रहते हैं अलग अलग देशों के साथ, जैसे अभी हमने किया था अमेरिका के साथ, USA के साथ में, और उसी के चक्कर में चीन बौखला गया है, ठीक है, युद्ध अभ्यास। तो अभी हमने सूर्य किरण किया है किसके साथ में दोस्तों, नेपाल के साथ में।
तो ये आपका टॉपिक आया हुआ था AIR के अंदर, ऑल इंडिया रेडियो के अंदर में दोस्तों, तो यहाँ से कर रहे हैं हम। 16वां एडिशन है इंडिया नेपाल का ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, और ये कंडक्ट की गई है नेपाल आर्मी बैटल स्कूल के अंदर में, ठीक है। 16 दिसंबर को ये कंडक्ट की जाएगी, यानी कि आज की जाएगी यार। द एक्सरसाइज इज कंडक्टेड एनुअली, हर साल कंडक्ट होती है, किसके बीच में, भारत और नेपाल के बीच में हर साल होती है। इसका उद्देश्य क्या है, इट एम्स टू एनहांस इंटरऑपरेटिबिलिटी इन द जंगल वॉरफेयर, कि जंगल के अगर अंदर कभी युद्ध हो, जंगल में अगर मंगल हो तो कैसे काम चलेगा, तो उसके ऊपर में काउंटर टेररिज्म के ऊपर में आतंकवाद विरोधी अभियान यहाँ पे हमने एक्सरसाइज इसमें की है, कि अगर हमें माउंटेनस ट्रेन के अंदर, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर अगर लड़ाई लड़नी पड़े तो कैसे लड़ी जाएगी। ये जो एक्सरसाइज है टेक प्लेस ऑल्टरनेटिवली इन बोथ द कंट्री, एक साल हम करते हैं इंडिया में, एक साल हम करते हैं कहाँ पे दोस्तों, नेपाल में। ट्रेनिंग एक्सरसाइज है हमारी। ऑब्जेक्टिव यार देखो ऐसा ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन प्रकार की, कि पहले बात तो दो देशों के बीच में संबंध अच्छे हो जाए, इंटरऑपरेटिबिलिटी आ जाए, मतलब दोनों देशों को अगर कभी साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करना पड़े तो एक दूसरे को समझ सकें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, कल को कोई डिजास्टर हो जाए है ना, और दोनों देशों की आर्मीज को मिलकर काम करना पड़े तो वो काम कर पाए, ठीक है। गेटिंग ट्रेनिंग और इन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, अब नेपाल तो जो भारत का पड़ोसी देश है, कई बार मिलके हो सकता है दोनों देशों को एंटी टेरर ऑपरेशन चलाने पड़ जाए, तो उसमें भी हेल्प मिलेगी। इंटरऑपरेबिलिटी एंड शेयरिंग एक्सपर्टीज बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर कर सके। सर इसका महत्व क्या है, द सिग्निफिकेंस क्या है। द ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है इट विल फोकस ऑन इवोल्यूशन ऑफ कॉम्बिनेशन ड्रिल्स फॉर द प्लानिंग एंड कंडक्ट ऑफ टैक्टिकल ऑपरेशंस एट यूनिट लेवल इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, ये थोड़ा सा वही है, ठीक है। मेन चीज याद रखना है कि सूर्य किरण जो है वो किसके संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम द गोंड कम्युनिटी। गोंड कम्युनिटी जो है भारत के अंदर में बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है गोंड कम्युनिटी। तो अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में कानून पास हुआ है, एक्ट पास हुआ है, और इस एक्ट के बाद में जो गोंड कम्युनिटी है उसको SC से निकाल के, शेड्यूल कास्ट से निकाल के शेड्यूल ट्राइब बना दिया गया है ना। इसीलिए वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो राज्यसभा ने बिल पास किया है जिससे जो ST स्टेटस गोंड कम्युनिटी को एक्सटेंड कर दिया गया है, किसमें, यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो राज्यसभा दिसंबर 14 को उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर, सेकंड अमेंडमेंट बिल। तो इसने गोंड कम्युनिटी को किसमें ट्रांसफर कर दिया, शेड्यूल ट्राइब में, पहले शेड्यूल कास्ट थे वो। गोंड ट्राइब की अगर मैं बात करूं तो ये दोस्तों लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है भारत का। ये लोग मुख्यतः आपको गोंड ट्राइब के लोग आपको मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इनमें भारी मात्रा के अंदर में आपको गोंड लोग जो हैं मिल जाएंगे। गोंड पीपल जो है दे स्पीक रीजनल लैंग्वेजेस, ये स्थानीय भाषा ही बोलते हैं, जैसे मराठी हो गई, उड़िया हो गई, हिंदी हो गई, ठीक है, यही भाषा ये बोलते हैं। गोंड्स आर सब डिवाइडेड इनटू 4 ट्राइब्स, इनको 4 अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। पहला है राजगोंड्स, ठीक है, माधिया गोंड्स, उसके बाद में ध्रुवी गोंड्स, उसके बाद में आपका काथुलवर गोंड्स। तो 4 सब ट्राइब में इनको बांटा जाता है, ठीक है। इनकी खास फसलें हैं कोडू और कुतकी। कोडू और कुतकी ये मिलेट्स होते हैं, ठीक है, मोटा दाना होता है, मिलेट्स होते हैं, इनकी स्पेशल स्टेपल फूड्स होते हैं। राइस जो है इट इज मोस्टली कंज्यूम ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन, चावल ये फेस्टिवल सीजन के दौरान कंज्यूम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, और अगर आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे और डिस्काउंट पे मिल रहा है आपको, 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लस कॉम्बो की अगर मैं बात करूं जिसमें जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों है, जिसका प्राइस पहले था 81,000 रुपये, अभी वो सिर्फ आपको कितने में मिल रहा है दोस्तों, 55,000 रुपये के अंदर मिल रहा है, ठीक है, 55,000 में। यही नहीं दोस्तों, अगर मैं आइकॉनिक कॉम्बो की बात करूं तो पहले 1,05,000 का था, जो सिर्फ और सिर्फ आपको 70,000 रुपए के अंदर में अभी मिल रहा है, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन। ध्यान रखिएगा ये ऑफर दिसंबर 16 तक वैलिड है। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, मेरा कोड है सुमित10। सुमित10 ध्यान रखना है, जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है आपके पास कॉल आएंगे अनअकैडमी से, तो एक बात का ध्यान रखना है, आपको कोड क्या यूज़ करना है, सुमित10, ये आपका कोड रहेगा। सुमित10 ही यूज़ करके आप जाके अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेंगे। यही नहीं दोस्तों, आपको अभी एक ऑफर और मिल रहा है जिसको हम कह रहे हैं CSC एश्योर। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन अभी लेते हैं तो आपको 1 साल अनअकैडमी आपको एक्स्ट्रा सब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है। प्राइस देंगे, पैसा देंगे 2 साल का, मिलेगा 3 साल का। तो ये बेस्ट ऑफर है दोस्तों, इसमें भी आपको कोड ध्यान रखना है, मेरा क्या, सुमित10। सब्सक्रिप्शन 2 प्रकार के हैं, आइकॉनिक और प्लस। कोड दोनों में ही आपको मेरा रखना है, मेरा कोड रहेगा सुमित10। फर्क क्या होगा दोस्तों आइकॉनिक और प्लस के अंदर, देखो जब मैं बात करूंगा आइकॉनिक की,
तो ये इसकी बात करूंगा तो इसमें लाइव क्लास होगी, हर हफ्ते टेस्ट होगा, स्ट्रक्चर कोर्स चलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगी, कितनी बार भी आप देख सकते हो। लेकिन जब मैं बात करता हूं दोस्तों आपके आइकॉनिक की, तो यहां आपको पर्सनल गाइडेंस एक्स्ट्रा मिलती है, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है। तो जाइए दोस्तों, कोड ध्यान रखना है, जब भी आप सब्सक्राइब करें प्लीज यूज कोड सुमित10 टू गेट दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। इस सेशन को हम समाप्त करते हैं दोस्तों यहीं पे। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया। तो प्लीज गाइज सारे के सारे बच्चे एक बार, जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, ताकि जो PDF है मेरी आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए टेक केयर, अब मिलते हैं दूसरी क्लास में, हमारी जो एडिटोरियल की क्लास है अभी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।